तो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। और आज हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट सीएसएस। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीएसएस में शुरू करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे। बेसिक से लेकर एडवांस हम यहाँ पे जा रहे होंगे। ठीक है, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक हम कंप्लीट कर रहे होंगे यहाँ पे। और अगर आप ये लेक्चर कंप्लीटली देख लेते हो, ठीक है, तो इतने के बाद आप कंप्लीटली सीएसएस में किस तरीके से आपको डिज़ाइन मतलब किसी भी वेबसाइट का आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से उसे लेआउट देना है, ठीक है? किस तरीके से वहाँ पे किसी बॉक्स को अलाइन करना है, वो आप सब कुछ सीख रहे होंगे। तो बेसिक से एडवांस हम यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है? और हमने यहाँ पे अपना बेसिक सेटअप तैयार कर लिया है। हमने क्या कर लिया कि एक VS कोड में यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल्स ओपन है, index.html और style.css, जहाँ पे हम अपने सीएसएस लिख रहे होंगे, ठीक है? और आपको अपना एक कोई फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन कर लेना है और फिर आपको, ठीक है? और अगर आपको नहीं पता किस तरीके से करना है, तो आप जाके देख सकते हैं कोई दूसरी वीडियो, जहाँ पे आप VS कोड के बारे में थोड़ा-सा सीख लें, ठीक है? लेकिन अगर आपको HTML आती हो, तो आपको कन्फर्मली पता होगा कि VS कोड में आपको किस तरीके से अपना कोड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना एक खोल रहे होंगे, मतलब जो हमारी HTML फाइल होगी, उसे हम यहाँ पे ओपन कर रहे होंगे और यहाँ पे हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो एचटीएमएल के बारे में हमने पढ़ा था। एचटीएमएल क्या है कि आपके वेब पेज को क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक लेआउट देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक होम है, किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर एंड लेआउट मिल गया है, लेकिन बिना स्टाइलिंग के कुछ इस तरीके से दिखेगा। और कुछ इस तरीके से जब हमारे वेब पेज में हम सीएसएस ऐड करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पेज को एक अच्छा अपीयरेंस मिलता है, अच्छी स्टाइलिंग मिलती है। क्योंकि अभी के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं एचटीएमएल के साथ, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ आप लॉजिक बिल्ड कर पाते हैं। लॉजिक इन द सेंस कि आप क्या कर पाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि किसी बटन के क्लिक करने पे कौन-सा ये होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए, क्या प्रोग्राम वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ें हम कवर कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में। बटन के क्लिक करने पे लाइट ऑन होनी चाहिए या ऑफ होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से जो काम होते हैं होम मतलब किसी घर के अंदर, वो हमारे आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के काम होते हैं हमारे वेब पेज में, जहाँ पे भी ये दिखाया जाता है कि अगर कोई बटन क्लिक हो रहा हो तो उतने बाद कौन-सा एक्शन होगा, ठीक है? इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। हम जा रहे होंगे लेवल 1 से लेवल प्रो तक, एडवांस तक हम सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होंगे। तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी मतलब सीएसएस नहीं आती है, ठीक है? तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है? सीएसएस का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है? और स्टाइल शीट से आप समझ सकते हैं कि एक तो स्टाइल शीट होगी जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में लिंक कर रहे होंगे, ठीक है? और उस स्टाइल शीट की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा अपीयरेंस दे रहे होंगे, ठीक है? इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे डॉक्यूमेंट पे मतलब स्टाइल पे करती है, डिस्क्राइब करती है, ठीक है? जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है, उस पे स्टाइलिंग किस तरीके से होगी वो हमारी सीएसएस बताती है, ठीक है? तो इसका बेसिक सिंटैक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बॉयलरप्लेट कोड लिख रहे होंगे, ठीक है? और इसे हम नाम दे देते हैं सीएसएस कॉन्स्ट्रक्ट। यहाँ पे हम h1 दे रहे होंगे, कैस्केडिंग, ठीक है? और हेड में आके हम थोड़ी-सी स्टाइलिंग दे रहे होंगे। अभी के लिए आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है क्या हो रहा है यहाँ पे, हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन हाँ, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है हमारे सीएसएस का लिखने का, पहले आपका यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपको सीएसएस में कमेंट करना है, तो सीएसएस में हम इसी तरीके से कमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस अपने कीबोर्ड पे क्लिक करते हो, तो आपके लिए यहाँ पे इस तरीके से कमेंट करने वाली लाइन होती है, आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे हम नीचे आ रहे होंगे, हम अपना बेसिक फॉर्मेट लिख रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा सिलेक्टर आ रहा होता है, सिलेक्टर आ रहा होता है हमारा, ठीक है? और फिर हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आ रही होती है। तो अगर हम यहाँ पे ज़ूम करके देखें, तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या हो रहा है, पहले हमारा सिलेक्टर आ रहा होता है। सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर हम उसे कहते हैं जो हमारे एचटीएमएल पेज से किसी एक मतलब एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? सिलेक्टर यानी हमारे पेज से किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना, ठीक है? और फिर उसपे क्या स्टाइलिंग होगी, क्या मतलब उसका अपीयरेंस किस तरीके से होना चाहिए, वो हम इस जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है? इसे हम डिक्लेरेशन ब्लॉक कह रहे होते हैं, ठीक है? और जो आप ये देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इंड लाइन तक हम से कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक कह रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आ रही होती है, मतलब कोई प्रॉपर्टी आ रही होती है कि क्या चेंज करना है हमें, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है?
तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी का नाम आ रहा होता है, फिर यहाँ पे कॉलन आ रहा होता है, ठीक है? जो मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू को सेपरेट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस तरीके से लिख दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है? बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, फिर एक कॉलन आ रहा होता है, ठीक है? कॉलन के बाद हम बता रहे होते हैं कि हमें अपना बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, ठीक है? ब्लैक करते हैं हमें इसे सेमीकोलन के साथ खत्म कर देना। जब भी हमारे एक स्टेटमेंट खत्म हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर खत्म हो जाती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है बैकग्राउंड कलर, ठीक है? हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा मतलब यहाँ से हम अपने सिलेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा सिलेक्टर हम चाहते हैं कि जो हमारे पेज में H1 है, ठीक है? हमने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन ब्लॉक इस तरीके से लिखा, ठीक है? और कंट्रोल एक्स किया है हमने इससे, कंट्रोल एक्स हम जा रहे होंगे लास्ट लाइन पे, ठीक है? तो क्या हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया H1 था हमारा सिलेक्टर जिसने क्या किया हमारे वेब वेब पेज से H1 को सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारे डिक्लेरेशन ब्लॉक यहाँ पे आया है, ठीक है? इसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू पे लिखा है। प्रॉपर्टी क्या है बैकग्राउंड कलर, ठीक है? हमें क्या करना है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। फिर इसके पास बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं, आपको कौन-सी एक वैल्यू चूज़ करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए सबसे पहले कॉलन आ रहा होगा क्योंकि जो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होते हैं इनको पहले सेपरेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लिख रहे होते थे हमारे डॉक्यूमेंट में जब भी हम H1 को कोई एट्रीब्यूट देते हैं, ठीक है? टाइटल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारा एट्रीब्यूट है और जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है? ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम है और इसकी वैल्यू आ रही होगी, इनको सेपरेट क्या कर रहा है इज़ इक्वल टू। उसी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे इन्हें सेपरेट कर रहा होता है कॉलन, कॉलन इन्हें सेपरेट कर रहा है और जब भी हमारी एक स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, हमने एक प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को जब हम कंप्लीटली लिख देते हैं, तो वहाँ पे क्या आ रहा होता है हमारा सेमीकोलन आ रहा होता है इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ब्लैक। अब अगर आपको दूसरी ये लिखनी है, ठीक है? कोई डिक्लेरेशन लिखनी है इसके लिए, मतलब कोई दूसरी प्रॉपर्टी आपको इसके लिए लिखना है, ठीक है? तो उसी को हम इसके बाद लिख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे आना है, तो दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी हमें अगर फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, ठीक है? हमें चाहिए कि हमें फ़ॉन्ट साइज़ अभी के लिए आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ़ इसका सिंटैक्स समझ लेना है, सिंटैक्स क्या है, बाद में हमें सब कवर कर रहे होंगे। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमें चाहिए कि ये 20 पिक्सल हो, ठीक है? पिक्सल एक यूनिट है मतलब सीएसएस में जिसको हम आगे यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी मतलब प्रॉपर्टी आते रहते हैं। आप किसी एक एलिमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप उसे दे सकते हैं, बहुत सारी और आप चाहें तो एक सिंगल प्रॉपर्टी भी उसे दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है। तो बेसिकली हमने सीख लिया कि इसका क्या मतलब सिंटैक्स क्या होता है इसका। तो पहले हमारा सिलेक्टर आ रहा होता है। सिलेक्टर किसी अभी हम अगर लिखें हमें H1 सेलेक्ट करना है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, आपको बेसिकली उस एलिमेंट को यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है? जैसे हमने लिखा हमें H1 चाहिए, जो भी हमारे पेज में हेडिंग हो, हमें उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे हम इस तरीके से अब लिख रहे होंगे, ठीक है? H1 फिर हमारे आ रही होगी डिक्लेरेशन ब्लॉक और फिर हमारे आ रही होगी डिक्लेरेशन, ठीक है? हर एक प्रॉपर्टी के लिए डिक्लेरेशन हम कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं हमें बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है। इस तरीके से आपके पास वीएस कोड में सजेशन भी आ जाते हैं, इसलिए हमने वीएस कोड लिया था, ताकि हम अपना काम जो प्रोडक्टिवली कर पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो ब्लैक हो, कंट्रोल एस और अब हम इसे ओपन कर रहे होंगे इस वाले ब्राउज़र में। तो चलिए इसे गो लाइव पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारे यहाँ पे इस पेज में ओपन हो जाएगा। हो क्या रहा है कि हमारे पास एक टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? क्योंकि जो टेक्स्ट है उसका कलर भी यहाँ पे ब्लैक हो गया। तो हमें अगर अपने वेब पेज में अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट कलर जो चेंज हो, ठीक है? तो अगर हमें फ़ॉन्ट कलर जो चेंज करना होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, अगर हम चाहते हैं उसका कलर कुछ और दिखाए, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कलर, कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें कोई एक कलर देना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा इतनी सी वैल्यू है, तो आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं, एक और मेरे हमने यूज़ किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ पे आ रहा हूँगा टू पे, तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हमारे लिए चेंज हो गया, तो हमारा ये था, ठीक है? तो इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सजेशंस आ रहे थे लिख के कि हमें क्या चेंज करना है, क्या यहाँ पे गलत है, क्या सही। वो मेरे पास कुछ एक्सटेंशन की हेल्प से आ रहे हैं, ठीक है? आपको अभी इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप खुद कोड कर रहे होंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो अभी आपको एक्सटेंशन के साथ नहीं जाना है। तो ये तो बेसिक चीज़ें जो हमने देख ली है, ठीक है? ये हमारा सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है कि यहाँ पे हमारा सिलेक्टर आ रहा होता है, जो हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा होता है कि इस पे हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। फिर हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक इस तरीके से होता है ठीक है? ब्लॉक जी, ठीक है? और फिर आता है हमारा उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर कि हमें अपने
जो हमारा मतलब ये है एलिमेंट उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है हमारे पेज में, किस तरीके से वो दिखना चाहिए, वो होती है हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्लूडिंग स्टाइल किसे अपने पेज में किस तरीके से हमें मतलब सीएसएस को अपने पेज में किस तरीके से लिखना है। सबसे बेसिक और सबसे पहला तरीका क्या होता है? इनलाइन स्टाइल जो हमने इससे पहले देखा था, जो हम सीएसएस में देख चुके हैं। आपको क्या करना होता है? तो अभी के लिए हम इसे यहाँ से हटाने वाले हैं, ठीक है? पहला होता है इनलाइन स्टाइल, ठीक है? तो फर्स्ट इंटर और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे इनलाइन। तो तरीका क्या होता है? इनलाइन में क्या करना होता है? आपको यहाँ पे स्टाइल लिखना होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट का आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। फिर इसके अंदर हमारी मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आ रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको स्टाइल टैग मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। फिर इक्वल टू आ रहा होता है, फिर हमारे आ रहे होते हैं इस तरीके से कोट, ठीक है? और अब फिर कर्ली ब्रेसेस का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे आ रहे होते हैं हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम लिख रहे होंगे बैकग्राउंड कलर और फिर हम लिख रहे होंगे एज़्योर, ठीक है? और इस तरीके से फिर आपको मतलब हाँ, यहाँ पे सिर्फ़ एक सिंटैक्स फ़ॉलो हो रहा होता है और कौन-सा कि आपको पहले अपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है, उसे वैल्यू देनी होती है और फिर सेमीकोलन से उसे खत्म करना होता है। अब अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ के लिए करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसका कलर चेंज करना है, ठीक है? तो कलर के लिए हम लिख सकते हैं ब्लू वायलेट, ठीक है? इस तरीके से अगर हम इसे अपने पेज में अब देखें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पेज में इसके लिए चेंज हो गया। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे तो एज़्योर दिखाई दे रहा होगा, मेबी आपको अच्छे तरीके से ना दिखाई दे, ठीक है? क्योंकि ये भी ज़्यादा वाइट हो रहा है, ठीक है? तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं ताकि हमें जो एज़्योर है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसके लिए सेट कर सकते हैं ब्लैक। तो बेसिक पहला तरीका हमने सीख लिया कि मतलब क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे होते हैं और कलर से हम फ़ॉन्ट कलर चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? जो हमारा फ़ोरग्राउंड होता है जी मतलब जितना भी टेक्स्ट आपको फ़ोरग्राउंड में दिखाई देता है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो उसका कलर, तो उसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होते हैं। और नहीं तो अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से क्या करते हैं, मतलब जो हमारा बॉडी था, पूरी बॉडी को क्या है, हमने ये भी कहा था कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितना टेक्स्ट होगा, वो हमें अपने वेब पेज पे विज़िबल होता है। तो अगर हमने बॉडी को बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, तो हमारा जो पूरा पेज है, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसी पे हमारा टेक्स्ट विज़िबल हो रहा है, तो इसी के अंदर सारा कंटेंट आ रहा होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसे अभी। तो आप देख सकते हैं पूरा ये ब्लैक हो गया, इसे हम अभी छोटा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? H1 का बैकग्राउंड और इसका कलर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, हमने इनलाइन तरीका तो सीख लिया, इनलाइन क्या होता है? एक होता है स्टाइल टैग जो हमने इससे पहले यूज़ किया था, ठीक है? स्टाइल टैग का सेम वही सिंटैक्स होता है जो हमारा थर्ड सिंटैक्स होता है, लेकिन वहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें एक अलग फाइल क्रिएट करनी होती है, लेकिन अभी के लिए हम देखने वाले हैं ये क्या तरीका है, ठीक है? तो हमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम कभी भी इसे यूज़ नहीं कर रहे होंगे जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। तो इनलाइन स्टाइलिंग को हमें कभी भी यूज़ में नहीं लाना है, अभी सिर्फ़ हमने देखने के लिए यूज़ किया है या फिर आगे अगर हम यूज़ कर रहे होंगे इसे, अभी कुछ टाइम तक जब तक हम मेल लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है? तब तक हम इसे यूज़ कर रहे होंगे इनलाइन स्टाइलिंग को कहीं-कहीं पे। लेकिन आगे हमें इसे यूज़ नहीं करना है, जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, एक अच्छा तरीका नहीं है। इनलाइन स्टाइलिंग को हमें इग्नोर करना है कंप्लीटली, ठीक है? तो यहाँ पे आके हम हेड टैग में क्या लिख रहे होते हैं, हम स्टाइल टैग लिख रहे होते हैं, ठीक है? स्टाइल टैग इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं, फिर इसके अंदर क्या आता है, हम H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जब भी आप किसी एलिमेंट को स्टाइलिंग देना चाहते हो, आपको क्या उस एलिमेंट का यहाँ पे नाम लिखना है, टैग नेम आपको लिखना होता है यहाँ पे। टैग नेम लिखने में आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेना है, ठीक है? और फिर इसके अंदर आ रहा होता है हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर अगर हम यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? अब अगर हम बैकग्राउंड कलर को ब्लैक तो यहाँ पे अब हमने देख लिया क्या करना है, जब भी आप चाहते हो कि आप एचटीएमएल से किसी भी मतलब इसको स्टाइलिंग देना चाहते हो एलिमेंट तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? एचटीएमएल में ही स्टाइल टैग का यूज़ करके, ठीक है? हम अपने एच1 को सिलेक्ट कर रहे होंगे, स्टाइल टैग को आपको सबसे पहले लिखना है, फिर एच1 टैग को इस तरीके से सिलेक्ट करके एच1 टैग का नाम लिखें, फिर हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर और अगर हम चाहें इसका कलर, तो हम कलर दे सकते हैं ब्राउन, इसे देखें, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो हमने देख लिया दूसरा तरीका क्या होता है, आप स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे होंगे अपने हेड में, ठीक है? लेकिन ये तो 2 तरीके इनको मोस्टली यूज़ नहीं करते। स्टाइल टैग को भी हम कभी-कभी देख रहे होंगे, ठीक है? स्टाइल टैग थोड़ा उतना भी ये नहीं है मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जब आप स्टाइल टैग को यूज़ कर रहे होंगे, तो जब भी आपका पेज आप होस्ट कर रहे होंगे अपनी साइट को, तो ये मतलब जो लोड होने में जो टाइम है वो नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि एक ही हमारी एचटीएमएल फाइल के अंदर हमारा
सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कोड होगा तो वो ज़्यादा लोडिंग टाइम नहीं लेगा, जल्दी से हमारा पेज लोड हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमने बहुत बड़े-बड़े कोड लिखे हैं, ठीक है, सीएसएस का बहुत ज़्यादा कोड है 200-300 लाइन ऑफ कोड है, तो वो मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि फिर हमारा जो कोड है वो रीडेबल नहीं होता है अच्छे तरीके से। अगर कोई दूसरा यूज़र आके पढ़ रहा है, तो उतने अच्छे फॉर्मेट में रीडेबल नहीं होता। तो हमें हमेशा क्या करना है कि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखनी है। हाँ, अगर आपका कोड 10 टू 20 लाइन्स के बीच में आ रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं 20 टू 30 लाइन्स। इस तरीके से अगर आपका छोटा-सा सीएसएस कोड है और 1-2 लाइन आपके जावास्क्रिप्ट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल, ताकि आपका जो मतलब आपकी जो फाइल है, वो आप हमारे ब्राउज़र में अच्छे तरीके से लोड हो, ठीक है? लोडिंग स्पीड हो वहाँ पे अच्छे से, ठीक है? तो थर्ड तो वही क्या होता है, ठीक है? थर्ड होता है हमारे पास क्या कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने अपनी index.html को अलग फाइल बना के लिखा है, उसी तरीके से हम सीएसएस के लिए एक अलग फाइल बना सकते हैं। आपको क्या करना होता है, राइटिंग सीएसएस इन सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग इट विद एचटीएमएल फाइल। हमें सीएसएस अपने अलग डॉक्यूमेंट में लिखनी होती है और इसे अपने एचटीएमएल के साथ लिंक करना होता है। हमने एचटीएमएल की फाइल डॉट एचटीएमएल के साथ क्रिएट की थी, और जो हमारी सीएसएस की फाइल होगी, इन्हें हम क्रिएट करेंगे डॉट सीएसएस के साथ। तो चलिए यहाँ पे आके देखते हैं। पहले तो हम इसे यहाँ से ये कर रहे होंगे, ठीक है? हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास स्टाइल डॉट सीएसएस है, लेकिन अभी के लिए इस फाइल को यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है आपको स्टाइल डॉट सीएसएस, इस तरीके से, ठीक है? तो हमारे पास स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल आ गया। अब हम इसके अंदर क्या लिख रहे होंगे, h1, और इसको दे रहे होंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, ठीक है? और अब अगर हम जाके देखें, तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पेज में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमने एक टास्क अभी तक जो बच गया, वो क्या है कि लिंकिंग इट विद एचटीएमएल फाइल। इसे लिंक किस तरीके से करना होता है, चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट में आना है, ठीक है, एचटीएमएल में, और हमें क्या करना है, इस तरीके से लिंक, और फिर हमें लिखना है आरईएल एट्रीब्यूट का हमें यूज़ करना है, और इसके अंदर हमें लिखना है स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, ठीक है? तो इसका आरईएल का मतलब क्या होता है, हमारा रिलेशन क्या है इस फाइल का, जिसको हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, तो इसका रिलेशन है स्टाइल शीट, ठीक है? और यहाँ पे हम एचआरएफ में लिख रहे होंगे अपनी फाइल का नाम। तो एचआरएफ में हमारी फाइल का पाथ आ रहा होता है, ठीक है? तो अभी के लिए जो ये फाइल है हमारी उसी फ़ोल्डर के अंदर है, जिस फ़ोल्डर के अंदर हमारा index.html है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख होंगे style.css। लेकिन अगर ये फाइल हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पीछे वाले फ़ोल्डर में, मतलब इस फ़ोल्डर के जहाँ पे ये फ़ोल्डर है, उसी फ़ोल्डर के साथ अगर हमारी ये style.css होती है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं, ठीक है? इस तरीके से एक मतलब हम बैकवर्ड जा रहे होते हैं, फिर हम इसको लिख रहे होते हैं, और अगर ये और पीछे होती है, तो हम इस तरीके से पीछे जा रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई मेन या फिर हमारे पास कोई स्टाइल फ़ोल्डर होता, और इसके अंदर अगर हमारी style.css होती, फिर हमें कुछ इस तरीके से लिखना होता, ठीक है? लेकिन जो हमारी style.css है, तो इसी फ़ोल्डर के अंदर है, तो हमारा जो पाथ होगा डायरेक्टली यही होगा। ठीक है? तो अब हमारी ये जो फ़ाइल है, ये लिंक हो गई हमारे एचटीएमएल के साथ। तो अब जब भी कुछ चेंजेस हम अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस में करेंगे, कुछ भी अगर हम यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, तो हमारे पेज में अप्लाई हो रही होगी। आप देखते हैं यहाँ पे हमारे किस तरीके से आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे हम स्टाइलिंग लिख रहे होंगे, एक अच्छा तरीका है, रीडेबल तरीका हो जाता है आपकी सीएसएस फ़ाइल के लिए, ठीक है? तो आपको कमेंट भी करना है अगर आप चाहो, ताकि आपका कोड ज़्यादा रीडेबल लगे, तो हमें इंटर करना है। यहाँ पे हमें लिखना है कमेंट स्टाइल शीट, ठीक है? तो स्टाइल शीट हमने तो खुद की तरफ से लिंक लिखा था, ठीक है? लेकिन हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है, इसे क्लोज़ नहीं किया है, तो इस तरीके से आपको इसे क्लोज़ कर लेना है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारे क्लोज़ हो रहा होता है। तो एक तरीका क्या होता है, अभी हमने खुद से जाके लिखा था, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लिंक मतलब VS कोड आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन दे देगा, लिंक कॉलन सीएसएस। अगर आप इसे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा रिलेशन स्टाइल शीट, एचआरएफ में हमारा स्टाइल डॉट सीएसएस। ये जो नाम है हमेशा स्टाइल डॉट सीएसएस ही आएगा, ठीक है? आपको हमेशा ये अगर आपकी जो स्टाइल डॉट सीएसएस अलग फ़ोल्डर में है या कुछ भी, तो आपको इसे चेंज करना है यहाँ से, जो एड्रेस होगा आपका एचआरएफ में, ठीक है? तो हमने इसे लिंक कर लिया है। अब हम जाके अगर अपने पेज में देखें, तो हमारे पेज में हमारे लिए स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है? बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेज में जो भी पैराग्राफ है, उसका कलर जो है ब्लू में चेंज हो जाए, ठीक है? तो हमारे पेज में अभी के लिए कोई पैराग्राफ है तो नहीं, और ना कोई एरर आएगा, लेकिन हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं। लॉरेम 30, लॉरेम 30 हमारे लिए रैंडम टेक्स्ट से जनरेट करता है, जो मे बी आपको पता हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे लॉरेम 30 लिख के इसे एंटर कर रहे होंगे, और अल्ट जेड करके हम इसे रैप कर रहे होंगे, ठीक है? कंट्रोल एस करके अगर हम इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करें, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहे होंगे, ठीक है?
चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? हमने क्या कर लिया कि अपने सीएसएस को किस तरीके से अपने एचटीएमएल पेज में लिंक करना है, वो भी हमने देख लिया। 3 तरीके से हम अपने एचटीएमएल पेज में स्टाइलिंग लिख सकते हैं। पहला होगा इनलाइन तरीका, ठीक है? जिसे हम कंप्लीटली अवॉइड कर रहे होंगे। सेकंड वे होता है कि हम क्या कर रहे होंगे कि स्टाइल स्टाइल टैग का हम यूज़ कर रहे हो, ठीक है? और उसके अंदर अपनी सीएसएस लिख रहा हूँ। थर्ड क्या होता है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। कलर प्रॉपर्टी क्या होता है? कलर प्रॉपर्टी यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। फोरग्राउंड में है जो भी टेक्स्ट आपको अपने पेज पे दिखाई दे रहा होता है, किसी भी बटन के टेक्स्ट और आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होंगे। फोरग्राउंड यानी जो भी टेक्स्ट आपको फोरग्राउंड में दिख रहा है, ठीक है? उसका कलर जो आपको चेंज करना है, ठीक है? उसे हम फोरग्राउंड कहते हैं, ठीक है? उसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होते हैं। कलर प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी कलर नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और एचटीएमएल में आप एक सौ 150 के अराउंड कलर्स नेम रिकॉग्नाइज़ कर लेता है हमारा जो एचटीएमएल है, ठीक है? हमारा जो ब्राउज़र है 150 के अराउंड कलर नेम्स रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, तो 150 कलर्स नेम आपके पास होते हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं कलर के यूज़ करने को, कलर मतलब क्रिएट करने के, ठीक है? हम बाद में देख रहे होंगे, ठीक है? कलर अपने एचटीएमएल पेज में, ठीक है? अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है? हमने पैराग्राफ के लिए यहाँ पे कलर चेंज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं इसका टेक्स्ट कलर थोड़ा कुछ और हो, ठीक है? तो टेक्स्ट कलर के लिए हम चाहते हैं इसका इस तरीके से हो। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कलर के कोई कलर का नाम नहीं आया है, यहाँ पे कोई आरजीबी टाइप इस तरीके से है ये। तो ये होता है हमारा आरजीबी सिंटेक्स कलर लिखने का, ठीक है? तो ये हम बाद में देख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए हमने कलर नेमिंग कलर सीखा है, ठीक है? नेमिंग कलर सिस्टम में आपको क्या करना है, आपको कोई एक कलर का नाम लिखना है और ऑटोमेटिकली वीएस कोड आपको सजेशन भी दे देता है, ठीक है? इस तरीके से आपको सजेशन मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ग्रे येलो अगर आपको चूज़ करना है और अपने पेज में देखें, तो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। तो बेसिक चीज़ हमने देख लिया, ठीक है? बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया कि इससे क्या होता है, यूज़ टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का, ठीक है? आगे चलते हैं। कलर सिस्टम में हम आरजीबी की बात कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप कर ली। हमने देख लिया सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है सीएसएस का, ठीक है? तो सिंटैक्स क्या था? हमें यहाँ पे हमारा आ रहा होगा सिलेक्टर, सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद आ रहा होगा प्रॉपर्टी, फिर आ रहा होगा वैल्यू, तो इसी के लिए हम सिर्फ इसे इतना रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सिलेक्टर आ रहा होगा, ठीक है? ये हमारा तरीका था, ठीक है? यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू आ रही है, जो कि कितनी भी हो सकती है, जितनी आप प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर किसी एक एलिमेंट को देना चाहते हैं, ठीक है? उतनी होगी, ठीक है? तो हमने ये चीज़ देख ली है, तो इस तरीके से हमारा सिंटैक्स आ रहा होगा, ठीक है? आगे हमने देखा है, हमने बात किया कलर प्रॉपर्टी के बारे में, हमने कलर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली है। बीजी कलर को हम इस तरह बैकग्राउंड कलर को हम इस तरीके से करेंगे, हमने बैकग्राउंड कलर भी देख लिया। अब हमने अभी तक कलर में सिर्फ एक चीज़ सीखी है नेमिंग कलर के बारे में। अभी तक हमने नेमिंग कलर के बारे में सीखा है, लेकिन अब हम बात कर रहे होंगे आगे आरजीबी के बारे में, जो हमने अभी देखा था कि हमारे पास कुछ आरजीबी टाइप में कलर आ रहा होगा। तो जहाँ पे हमारे पास क्या होता है आरजीबी में 3 तरीके के हम कलर देते हैं, एक हम रेड कलर दे रहे होते हैं, एक ग्रीन और एक ब्लू, ठीक है? इन 3 कलर का यूज़ करके हम आरजीबी वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है? तो ये मिक्सचर होता है 3 कलर्स का रेड, ग्रीन, ब्लू का और कितना मिक्सचर हमें किस कलर का ऐड करना है, वो हम देख रहे होंगे। कितनी किस कलर के बाद हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है, वो हम बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए हमने ये चीज़ देख ली है, तो इसको यहाँ से कट करके हम क्या कर सकते हैं बटन के लिए हमने देखा नहीं था, ठीक है? बटन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे अपने पेज में बटन लिखा है, हमने लिखा है क्लिक मी, हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो हम यहाँ पे बटन लिख के इस तरीके से अगर बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि इसके लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो। तो अब अगर आप अपने पेज में देखते हो तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो गया हमारे बटन के लिए, अगर आप ज़ूम भी करते हो, ठीक है? तो हमने ये चीज़ें कवर अप कर ली है। तो चलिए आगे देखते हैं, आरजीबी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं, आरजीबी को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है? तो आरजीबी रेड, ग्रीन, रेड,
ग्रीन, ब्लू, ठीक है, 3 कलर होते हैं और हर कलर की इंटेंसिटी जारी होती है। हर कलर के पास उसकी वैल्यू होती है, रेड के पास 0 से लेकर 255 तक, ठीक है? मतलब ये रेड को भी ये मिली होती है, कंट्रोल सी भी। अगर हम देखें रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ठीक है? हमें कट कर दूँगे स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास आरजीबी होता है, पहले हमें आरजीबी लिखना होता है, तो इसका पहले तो हम सिंटैक्स समझ लेते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर कोई H1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। उस टाइम क्या होता है, लाइट चली गई थी, ठीक है? तो उस कारण से मुझे वीडियो उस टाइम पे मतलब बंद कर देनी पड़ गई थी, ठीक है? तो अभी हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे आरजी के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं, चलिए देखते हैं इसे। आरजी के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है? तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, हमने नेमिंग कलर के बारे में सीख लिया, ठीक है? जब भी हम आरजी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा सिंटैक्स आ जाता है कलर देने का किसी भी एलिमेंट को। आरजीबी से आप मतलब बहुत से कलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि जब हमारे पास एक सिंटैक्स होता है नेमिंग, तो वहाँ पे हम सिर्फ 140 से 150 के अराउंड कलर्स क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम देखें आरजीबी से कितने कलर हम क्रिएट कर पाते हैं, तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? जब तक ये ओपन होता है तब तक हम देखते हैं आरजीबी का सिंटैक्स। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कलर में, आपको लिखना होता है यहाँ पे आरजीबी स्मॉल लेटर में, फिर आपको ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है इस तरीके से और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा लेना है एंड में, ठीक है? 3 वैल्यू आपको लिखनी होती है रेड के लिए 0 से लेकर 255 तक वैल्यू जारी होती है और यहाँ पे कॉमा आ रहा होता है 0 से लेकर 255 कॉमा 0 से लेकर 255, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जारी होती है, हर कलर के लिए आपके पास वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 तक। मतलब यहाँ पे हम दे रहे हैं रेड की वैल्यू वैल्यू, यहाँ पे हम ग्रीन की और यहाँ पे दे रहे हैं हम ब्लू की वैल्यू, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि रेड की जो सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी होगी, होगी 0, तो हर कलर की जो लोएस्ट इंटेंसिटी हो सकती है वो 0 होगी, ठीक है? तो और अगर हम हर कलर की हाईएस्ट इंटेंसिटी दे रहे हैं, ठीक है? 255 जो हर कलर की हाईएस्ट इंटेंसिटी हो सकती है, इतनी ज़्यादा आप वैल्यू नहीं दे सकते और ना ही आप इससे ज़्यादा माइनस में जा सकते हैं, ठीक है? तो आपके लिए होता है प्लस में आपको 0 से लेकर 255 तक जाना है, जहाँ पे लोएस्ट इंटेंसिटी हर एक कलर की 0 होगी और हाईएस्ट होगी 255, ठीक है? तो हम आपको इन्हें कॉमा सेपरेटेड लिखना है हर वैल्यू को। फिर आपके पास एक कलर यहाँ पे बन के आ रहा होता है, उसको आपको मतलब आपके यूज़ में आ रहा होता है, ठीक है? थोड़ी टाइम हमें H1 का कलर चेंज करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेड की वैल्यू 0 दे रहे होंगे, ग्रीन की वैल्यू को भी हम 0 दे रहे होंगे, लेकिन जो हमारी ब्लू की वैल्यू है हम कंप्लीट 255 रख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास आ रहा है ब्लू कलर कंप्लीटली बन के इस तरीके से, ठीक है? आपके पीएस कोड में हो सकता है इस तरीके से ना आए, ठीक है? सिर्फ आपको ये वाला कलर दिखाई दे आगे, तो आपको ये इस तरीके से अभी से रहने देना है, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में भी ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया था, पता नहीं कौन-सा एक्सटेंशन है क्योंकि यहाँ पे बहुत से एक्सटेंशन है, तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है? आपको सिर्फ़ ये समझ लेना है कि जब भी हम यहाँ पे क्या किया हमने रेड की 0 इंटेंसिटी दी है, ग्रीन की 0 इंटेंसिटी दी है, ब्लू को फुल इंटेंसिटी दी है, तो जो हमारा कलर होगा वो ब्लू में होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सर्च किया कि आरजीबी सिस्टम का यूज़ करके हम कितनी वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसने लिखा है हमारा 16 लाख, ठीक है? 16 लाख के अराउंड हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? 16,77,000 नहीं, 16 लाख नहीं है, ठीक है? ये है 1 करोड़ 67 लाख इस तरीके से, ठीक है? तो इतने कलर आप क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है? 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा से आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि 256 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि हमने यहाँ पे अगर एक ज़ीरो को काउंट करें तो ये 256 हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया। हमारा इतने कलर होते हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और एक हमारे पास दूसरी होती है हेक्साडेसिमल उसको हम बाद में देखेंगे लेकिन अभी के लिए जिसकी बात कर रहे हैं, उसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से आप एआई का यूज़ भी कर सकते हैं और चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए मैरून कलर आरजीबी कोड, ठीक है? तो
कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है? तो अगर हम इसको अब देखें और यहाँ पे आएँ, इसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? कंट्रोल एक्स से कर लेना है मुझे और यहाँ पे से करना है मुझे पेस्ट, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है जहाँ पे हमने रेड की फुल इंटेंसिटी नहीं दी है, कंट्रोल ज़ेड, ठीक है? यहाँ पे एक आरजीबी वैल्यू जहाँ पे हमने रेड की दी है 128 और ग्रीन और ब्लू को हमने 0 रखा है। हमारे पास आ गया मैरून टाइप में कलर, ठीक है? कंट्रोल एस अगर इसे करें और कंट्रोल एस करके अगर मैं इसे ब्राउज़र में अब देखूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से कलर आ गया है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जब भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप जो कोई इमेज दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, हम क्या कर लेते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं, ठीक है? ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें दिखाई देगा। यहाँ पे मैं 8 जीबी लिखने वाला हूँ, तो हमें एक कोई इमेज मिल रही होगी, उस इमेज को हम देख रहे होंगे, ताकि हम और अच्छे सिंटैक्स से समझ पाएँ। तो एक चीज़ तो हमने समझ लिया, अगर आप कोई किसी एक कलर को फुल इंटेंसिटी दे रहे हैं, ठीक है? इसमें अगर आप किसी एक कलर को फुल इंटेंसिटी दे रहे होते हैं, तो हमारे पास वो कलर आ रहा होता है। यहाँ पे हमने रेड को फुल इंटेंसिटी दी है, ग्रीन और ब्लू को 0 रखा है, तो हमारे पास रेड कलर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्रीन को फुल इंटेंसिटी दे रहे होते, तो हमारे पास जो कलर आता है वो ग्रीन होता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे रेड की 0 इंटेंसिटी दी है, ब्लू की 0 दी है, तो हमारा ग्रीन आ रहा होगा। ऑब्वियसली आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि जिस कलर की इंटेंसिटी हाई होगी, वो तो आएगा ही, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम 2 कलर को 0 कर रहे हैं, एक को फुल इंटेंसिटी दे रहे हैं, तो वही कलर आना है, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हमने अगर रेड और ग्रीन के मिक्सचर को हम कंबाइन करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेड को भी हम फुल इंटेंसिटी दे रहे हैं, ग्रीन को भी हम फुल इंटेंसिटी दे रहे हैं, तो हमारे पास जो कलर आएगा वो आएगा येलो, ठीक है? और अगर हम इसे कंट्रोल एस करके देखें भी अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा येलो कलर आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम आएँ इमेजेस में, तो इसमें मैं भी अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, इमेज इन न्यू टैब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जब भी हमने क्या किया है, ठीक है? यहाँ पे हमने कलर का मिक्स किया था, रेड और ग्रीन को तो हमने मिक्स किया था, तो हमारे पास आया था येलो। और अगर हम इसे यहाँ पे देखें अपने ब्राउज़र में, तो ऐसा रेड और ग्रीन को जब हम यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, तो जब भी हम आरजीबी का ये वाला सिंटेक्स, आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ये वाला हमारा काम तो नहीं है, ठीक है? हम ध्यान दे रहे हैं अभी जो हमारे आरजीबी जो हमारी स्क्रीन में कलर होते हैं, उनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रिंट के लिए यूज़ में आते हैं, इसको हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा जो काम है वो है आरजीबी की बात करना, हम सीएसएस में आरजीबी को देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमने रेड और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा-सा इस साइड ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँगे। तो आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन को जब एक साथ मिलाया गया, तो वहाँ पे हमारा जो कलर क्रिएट हुआ है, वो है येलो, ठीक है? और ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको रेड और ब्लू को मिलाएँ, तो हमारे पास ये वाला कलर आ रहा होगा, ठीक है? जिसे हम कह रहे होते हैं मैजेंटा कलर, ठीक है? तो मैजेंटा कलर हमारे पास आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रेड और ब्लू था ना, तो 255 अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लू के लिए और ग्रीन को हम 0 कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कलर आएगा वो मैजेंटा में आएगा, ठीक है? और वहीं पे अगर हमें क्या चाहिए कि हम अगर ग्रीन और ब्लू को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं और इसे हम 0 कर दे रहे हैं यहाँ पे व्हाइट को, ठीक है? तो व्हाइट को मैं 0 कर देता हूँ पहले। तो हमारा जो कलर आ रहा होगा वो है सियान, ठीक है? सियान नाम इसका है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारा कलर आता है। मेनली हमने क्या डिस्कस किया रेड ग्रीन को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास कलर आता है येलो, ठीक है? रेड ग्रीन को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास कलर आता है येलो, ठीक है? अगर आप ग्रीन और ब्लू को कंबाइन करते हैं तो आपके पास सियान में आता है और अगर आप रेड और ब्लू को कंबाइन कर दें तो बस मैजेंटा कलर क्रिएट हो रहा होता है और वहीं पे अगर आप तीनों का मिक्सचर 100 मतलब कंप्लीट इंटेंसिटी आप तीनों कलर की दे रहे हैं, तो आपका जो कलर आएगा वो व्हाइट आएगा, ठीक है? तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। जब हम तीनों को कंप्लीट इंटेंसिटी 255 दे रहे हैं, तो हमारे पास कलर व्हाइट आ रहा होगा, ठीक है? तो अगर हम इसे अपने ब्राउज़र में देखें तो हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट भी विज़िबल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो फ़ॉन्ट का कलर है वो एक बैकग्राउंड कलर है जिस वजह से हमारा फ़ॉन्ट अभी विज़िबल नहीं हो रहा है। या तो फिर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अगर हम फ़ॉन्ट देखना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो हमने ये चीज़ें देख ली है, आरजीबी का कलर यूज़ करके हम इस तरीके से, ठीक है?
अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको खुद से कभी भी कलर क्रिएट नहीं करने होते हैं आरजीबी में। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आकर, या तो फिर आप किसी स्पेसिफिक कलर का अगर आप आरजीबी कोड जानना चाहते हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कलर पिकर। अगर आप कलर पिकर लिखते हो तो आपको ऑनलाइन बहुत से कलर पिकर मिल रहे होते हैं, ठीक है? आप उनका यूज़ करके कोई एक कलर क्रिएट करके उसे अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं बीएस कोड में। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो कलर वाला ऑप्शन आ रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है अभी ब्लैक। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, अगर आप आरजीबी के अंदर क्या कर रहे हो, 0-0 सभी कलर की इंटेंसिटी दे रहे हो, तो हमारे पास जो कलर आएगा वो ब्लैक होगा, ठीक है? यहाँ पे हमने सब कलर की इंटेंसिटी 0 कर दिया, तो ऑब्वियसली जो कलर आएगा वो ब्लैक होगा। यहाँ पे अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्लैक लिख रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से, और मैं इस पे हवर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक कलर पिकर मिल रहा होता है, इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी आरजीबी वैल्यू है 000 यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक दूसरी वैल्यू आ रही होती है जो हेक्स कोड वैल्यू होती है, जिसको हम अभी नहीं देख रहे होंगे। ये हमारे एचएसएल वैल्यू होती है, एचडब्ल्यूवी, और हम आरजीबी वैल्यू की बात कर रहे होंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे कोई दूसरा कलर चाहिए, जो आप यहाँ पे कोई कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप किसी एक कलर पे जाके उसे कर सकते हैं, फिर ऑटोमेटिकली उस कलर का यहाँ पे आपके पास कोड आ रहा होगा, ठीक है? आपको चाहिए येलो में थोड़ा-सा इस तरीके से, जो उतना भी ये ना हो, मतलब लाइट ना हो, ठीक है? तो आप इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं पिकर की हेल्प करके, और आप चाहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी मतलब ठीक है, कम हो तो आप इसे भी ले सकते हैं नीचे। अब आप देख रहे होंगे आपके पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू आई है इसके साथ में, ठीक है? 0.654, ठीक है? पहले तो हमारा 3 वैल्यू आ रही है, रेड, ग्रीन, ब्लू की, लेकिन जो ये है ये कलर की इंटेंसिटी बताती है हमारी कलर की इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अगर आप कॉमा करके कॉमा सेपरेट एक दूसरी वैल्यू लिख रहे हो, फोर्थ वैल्यू वो होती है हमारी कलर की इंटेंसिटी के लिए। लेकिन जब भी आप इंटेंसिटी बता रहे होते हो तो आपको आरजीबी ये लिखना होता है, आपको आप आरजीबी नहीं लिखना होता है। और जब भी हम आरजीबी लिख रहे होते हैं, तो जो हमारा ए होता है इसे हम अल्फा कह रहे होते हैं, ठीक है? और इसकी वैल्यू हम दे रहे होते हैं 0 से लेकर 1 तक, और 0 से लेकर हम इसकी 1 तक वैल्यू दे रहे हैं, तो इसके बीच में ऑब्वियसली जो वैल्यू आ रही होती है, वो होती है पॉइंट में, ठीक है? तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे होते हैं 0.1, 0.2 या 2, 3, 4 इस तरीके से हम दे रहे होते हैं इसकी इंटेंसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 9 इस तरीके से दे दिया, तो थोड़ा हाईएस्ट इंटेंसिटी आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी है, क्योंकि इतने बार हमारे पास सिर्फ पॉइंट में 1 बच गया, मतलब ठीक है? तो हमारे पास सिर्फ 1 आ सकता है इतने बार, ठीक है? तो ये फुल इंटेंसिटी होती है। 0 सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी, जहाँ पे हमारा ए बिल्कुल ही गायब हो रहा होगा, हमारा बिल्कुल ही ब्लैक, यहाँ पे आप देखते हैं इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है? इस तरीके से, लेकिन अगर हम 1 दे देते हैं तो ये कंप्लीटली दिख रहा होगा ये कलर, कंट्रोल ज़ेड, तो ये कलर कंप्लीटली विज़िबल हो रहा होगा, ठीक है? ये हमें अल्फा वैल्यू होती है, जो हम आगे देख रहे होंगे मे बी। तो अभी के लिए हमने आरजीबी के बारे में बात कर ली है, ठीक है? आरजीबी हमने समझ लिया है। अगर हम यहाँ पे अगर ये ओपन हो गया हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम आ रहे होंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास कलर फिगर आ जाते हैं, आप किसी को यहाँ से करके इसे जब तक ये ओपन होता है तब तक हम यहाँ पे आप देखते हैं, आप किसी एक कलर को पहले तो आप यहाँ से कोई एक कलर चूज़ कर लो जिसकी आपको जिसके लिए आपको मतलब थोड़ा-सा चेंजेस देखने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे आ गया हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इस पे आता हूँ, ठीक है? तो आपको कलर यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, कौन-सा कलर आप चूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से आपका कलर होगा। फिर आपको एक कलर चाहिए, आपको नीचे मिल रहा होता है फिर आरजीबी वैल्यू, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर ठीक है, इस तरीके कॉपी करके हम जा रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी हम अपने बीएस कोड में जाएँ और आप इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको ये 8 जीबी है, सबसे पहले तो यहाँ से कर लेना। कंट्रोल एस करने के बाद जब हम अपने ब्राउज़र में जाएँ, देखें तो हमारे पास ये वाला कलर आ रहा है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो कलर पिकर का आपको यूज़ करना है, आपको खुद से कलर नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, इस क्या होता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आरजीबी में हमें एक्स्ट्रा कलर्स यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कलर का नाम याद ना हो, तो आप खुद यहाँ से कलर क्रिएट करके किसी एक कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है? तो उतने कलर्स के नेम भी हमें याद नहीं हो सकते हैं, पॉसिबली, तो हम यहाँ से ले रहे होंगे, ठीक है? तो हमने ये भी देख लिया, चलिए आगे बात करते हैं हेक्स कोड के बारे में। तो ये हेक्स क्या होता है? हेक्साडेसिमल, ठीक है? तो इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो आपको ये आ रहा होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है? तो इसे चलिए देखते हैं, हम इसको नीचे ला रहे होंगे। इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है? तो इसका सिंटैक्स सबसे पहले आप हैश लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सेम होता है, पहले के जो 2 ये लेन मतलब डिजिट्स हो रहे हैं, लेटर्स होते हैं, ये हमारे रेड की इंटेंसिटी को बता रहे होते हैं। जो फिर 2 पेयर होते हैं बाद में, ठीक है? जो बीच में 2 पेयर आ रहे होते हैं, वो हमारी ग्रीन की वैल्यू बता रहे होते हैं, और लास्ट में जो हमारे 2 पेयर आ रहे होते हैं, ठीक है? तो क्या आप देख सकते हैं, ये ठीक है, हमारी ब्लू की इंटेंसिटी बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप रेड की वैल्यू बता रहे होते हैं, रेड की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है? इस एक पेयर के साथ। एक पेयर हमारा वाला ये वाला पेयर बता रहा होता है कि रेड ग्रीन की इंटेंसिटी क्या होगी, और ये वाला पेयर हमारा बता रहा होता है ब्लू की इंटेंसिटी क्या होगी।
यहाँ पे आपके पास 3 पेयर बन रहे होते हैं, ठीक है? 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है? जहाँ पे किस तरीके से होता है कि यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे होते हैं इसमें पहले तो हमें हैश लिखना होता है जब भी हमारे हेक्स कोड की बात कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू जब भी हम हेक्स कोड के अंदर किसी भी कलर को वैल्यू देते हैं, तो उस कलर की वैल्यू होती है 0 से लेकर F तक जारी होती है। नहीं 0 से लेकर 9 तक जारी होती है और ए से लेकर F तक, ठीक है? जहाँ पे ए को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि ये हमारा 10 के बराबर होता है और जो हमारा F होता है वो 15 के इक्वल होता है, ठीक है? तो हमारी जो वैल्यू जारी होती है इस तरीके से जारी होती है किसी भी एक मतलब यहाँ से जाती है 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूँ अभी, ठीक है? क्योंकि वो ज़्यादा इतना ये नहीं है, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये हमारे मतलब ये इतने लेटर्स होते हैं हमारे पास जिनका यूज़ करके हम एक हेक्स कोड लिख सकते हैं, ठीक है? तो जिसमें सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी होती है 0 और फिर आती है सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी एफ। किस तरीके से हम लिख रहे होते हैं, फिर हम हमने कहा था कि जो पहला पेयर होता है, पेयर क्या होता है 2 के साथ एक कलर की इंटेंसिटी हम दे रहे होते हैं। तो अगर हमने लिखा है 0 एफ इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं 0 एफ, ठीक है? तो इस तरीके से हमने पहले रेड के लिए इंटेंसिटी दे दी है, ठीक है? अब हम दे रहे होते हैं ग्रीन के लिए जो हम ग्रीन के लिए अगर हम एफ एफ लिख रहे हैं 2 टाइम्स तो इसका मतलब है हमने ग्रीन को क्या दे दिया, कंप्लीटली हमने ग्रीन की वैल्यू दे दी है। एफ एफ का मतलब होगा 2 एफएफ जो होता है हमारे इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी 8 जीबी में वैल्यू 255 थी, वो होती है इक्वल हेक्स कोड में एफएफ के इक्वल, ठीक है? तो एफएफ का आप समझते हैं 255 के इक्वल होती है हमारी, ठीक है एफएफ। और जो हमारी 8 जीबी में 000 के इक्वल होती है हमारी 8 जीबी में, वो होती है मतलब जो 8 जीबी में 0 होता है, उसके इक्वल हमारे होता है, ठीक है? तो 00 हमारे हेक्स कोड में 8 जीबी के 0 के बराबर होती है और एफएफ हमारे हेक्स कोड में 255 के इक्वल होती है, जो हमारा 8 जीबी में 255 था, ठीक है? उसके इक्वल हमारा एफएफ होता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हमने क्या किया रेड को हमने इतनी इंटेंसिटी दी है और ग्रीन को हमने फुल इंटेंसिटी दी है और अगर हम इसे लास्ट में 0-0 दे रहे होंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से कलर आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर बन गए हैं, पहले 2 पेयर, फिर हमारा ये वाला, ठीक है? और फिर हमारा ये वाला, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे एफ-एफ दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कर दिया रेड की इंटेंसिटी फुल, ग्रीन की इंटेंसिटी भी हमने एफ-एफ करके पूरी दी है और इसको फिर हमारे पास येलो कलर आया, तो इसका भी सेम वही फॉर्मेट होता है। अगर आप क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स अगर आप यहाँ पे 0 लिख रहे हैं मतलब 3 पेयर अगर आप 0 के बना रहे हैं, कि पहले आपने रेड की भी 0 इंटेंसिटी दी है, ग्रीन की भी आपने 0 इंटेंसिटी दी है और ब्लू की भी आपने 0 इंटेंसिटी दी है। फिर हमारे पास क्या होगा कि ब्लैक कलर आएगा क्योंकि हमने तीनों की इंटेंसिटी 0 कर दी है, ठीक है? तीनों कलर की। अगर हम तीनों कलर को इंटेंसिटी फुल दे रहे हैं एफ-एफ, एफ-एफ, एफ-एफ। अगर हम तीनों कलर की इंटेंसिटी फुल दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो कलर क्रिएट हो रहा होगा वो होगा व्हाइट, ठीक है? तो लोएस्ट इंटेंसिटी हमारी 0 होती है, हाईएस्ट इंटेंसिटी एफ होती है, ठीक है? जब भी आपका इस तरीके से 3 पेयर बन रहे होते हैं, ठीक है? जब भी आपका इस तरीके से 3 पेयर बन रहे होते हैं, तो आप इसे शॉर्ट हैंड क्या होता है इसको लिखने का एफ, एफ, एफ। तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं, तो हमारे पास एफ, एफ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपके पास क्या है कि 00 एफ, एफ, 33 अगर आपने इस तरीके से कोई कलर लिखा है, ठीक है? तो इसको आप किस तरीके से लिख रहे हैं, इसका शॉर्ट हैंड होता है 0F3 क्योंकि आपके पास जो पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 00 का एक पेयर बन रहा है, FF का एक पेयर बन रहा है, 33 का एक पेयर बन रहा है, तो इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है? और आपको वही कलर आ रहा होगा। वहीं पे अगर आपने लिखा है FF 66 और 33 अगर आपने ये लिखा है, इसे आप लिख सकते हैं F63, ठीक है? तो आपको वही कलर आ रहा होगा। अगर आपके पास इस तरीके से 3 पेयर सेम पेयर बन रहे हैं, तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिर्फ 3 डिजिट्स में, ठीक है? नहीं तो आप 6 डिजिट यहाँ पे लिख के एक कलर क्रिएट कर रहे होते हैं, पहले आपको हैश लिखना होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। किसी भी कलर को अगर आपको ब्लैक देना है, आप लिखते हैं 000 हमने 3 बार लिखा है क्योंकि अगर हम इसे 6 बार भी लिखते फिर भी सेम पेयर बन रहा होता। तो हमने इसे शॉर्ट में लिखा है और अगर हम देखें H1 का कलर, ठीक है? यहाँ पे जाके तो ब्लैक होगा जो ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र में पहले होता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि व्हाइट हो, तो हम 3 टाइम F लिख रहे होंगे या फिर आप 6 टाइम्स लिख सकते हैं लेकिन 3 टाइम्स शॉर्ट है, वो बेटर है, ठीक है? तो अगर हम अब देखें अपने इसमें, तो यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर हमें चाहिए हमें येलो में चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे FF0 अगर हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है हमने रेड की पूरी इंटेंसिटी ग्रीन की और ब्लू को हमने 0 रखा तो हमारे पास येलो में आ रहा होगा और अगर हम इसे अब देखें तो हमारा येलो में आ रहा होगा। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर दें, हम ब्लू की फुल इंटेंसिटी रखते हैं और ग्रीन और ब्लू की रेड की हम 0 कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा होगा सियान कलर। कंट्रोल एस करके अगर मैं इसे ओपन करूँ तो आप देखते हैं सियान, ठीक है? लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं डिलीट और एफ हमने यहाँ पे क्या किया रेड की इंटेंसिटी पूरी दे दी है और ब्लू की इंटेंसिटी पूरी दे दी है, ग्रीन की हमने 0 रखी तो हमारे पास जो कलर आ रहा होगा मेजेंटा है, ठीक है?
तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब इसे यहाँ पर हमारे पास मैजेंटा कलर आ रहा है। सेम यही चीज़ें आपको हेक्स कोड में भी कलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको किसी एक पे जाना है, ठीक है? और इस तरीके से ले लेना है, यहाँ पे किसी एक कलर को आपको पिक कर लेना है और इसका हेक्स कोड यहाँ पे आपको कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अपने ब्राउज़र में और कंट्रोल V अगर आप कर दोगे तो आपका ये वाला कलर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और अगर आप इसे अब ब्राउज़र में देखें, तो हमारे पास वो कलर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने मेनली जो मेन चीज़ें होती है वो हमने डिस्कस कर ली है कलर के बारे में। हमने कलर के 3 फॉर्मेट सीख लिए हैं। क्या-क्या फॉर्मेट? अगर हम यहाँ पे आएँ, तो अब हम कलर किसी भी एलिमेंट को नेमिंग, ठीक है? और आरजीबी और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है? मतलब यूजिंग दीज़ 3 ट्रिक्स वी कैन गिव अ एलिमेंट एनी टाइप ऑफ कलर, ठीक है? जो भी हम देना चाहते हैं। तो हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप कर ली है। कांग्रेचुलेशन, आपने कहा जाए तो आप सीएसएस में बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है? क्योंकि यही मेन टॉपिक्स थे जो आपको बेसिकली कवर करने होते हैं। अब हम आगे धीरे-धीरे और चीज़ों को कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आके, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्टर्स के बारे में, ठीक है? अभी हम सिर्फ़ एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे थे, एलिमेंट का नाम लिख के, ठीक है? लेकिन और भी तरीके होते हैं जिससे कि हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम, इसको हम क्लियर करने वाले हैं कंप्लीटली, कंट्रोल लेस। सिलेक्टर बहुत से तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में, यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल से आप रिलेट कर सकते हैं कि यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है? पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर आ रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके से हम यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ये जो एस्टेरिस्क आपके कीबोर्ड में होता है, ठीक है? एस्टेरिस्क आपके कीबोर्ड में होता है, ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। जब भी आप इसको लिखते हैं और फिर आपने अपना डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखा है और इसके अंदर आपने कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेट कर ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कर दिया कि जो हमारा इसमें फ़ॉन्ट साइज़, आपको अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, वो होगा 30 पिक्सल के अराउंड। तो जितने भी हमारे पेज में आप फ़ॉन्ट होगे उनका जो साइज़ हो जाएगा वो हो जाएगा 30 पिक्सल के अराउंड, ठीक है? एस्टेरिस्क क्या करता है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होती है, जो हम एस्टेरिस्क के अंदर स्टाइलिंग लिख रहे होंगे, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में मतलब ये हो रही होगी, ठीक है? अप्लाई हो रही होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एस्टेरिस्क हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करता है, जो भी स्टाइलिंग हम दे रहे होते हैं एस्टेरिस्क को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो इसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर कह रहे होते हैं, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा होता है और पूरे डॉक्यूमेंट में स्टाइलिंग अप्लाई हो रही थी, तो हम यहाँ पे दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया है ब्लू, तो ये सभी एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। अगर हमने कलर दे दिया है सभी के लिए, तो कलर भी पूरे मतलब पूरे हमारे इसके लिए सिलेक्ट कर रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट को कलर दे रहा है और हर एक एलिमेंट को कलर मिल जाएगा ब्राउन। ठीक है? आप जाके उसे स्पेसिफिकली मतलब उसे कलर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमने इसका यूज़ किया है, फिर आप यहाँ पे आके अगर हम H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे कलर दे रहे हैं, तो उसे वो कलर मिल जाएगा जो हम दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं ये ब्लू में हो, तो उसे मिल रहा होगा, लेकिन अभी के लिए हम ये नहीं रख रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अपने डॉक्यूमेंट को अब इसमें ये पूरा चेंज हो गया है। मतलब उतनी अच्छी स्टाइलिंग नहीं है, उतने अच्छी इसको अपीयरेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन बेसिकली हमें अभी टॉपिक समझना है, सिंटैक्स समझना है, क्या इनका तरीका होता है, ठीक है? हमें वो कवर करना है, किस तरीके से हो रहा था, ठीक है? तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का क्या काम होता है, कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है और उस पे स्टाइलिंग अप्लाई होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने देख ली है। तो अब चलिए बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में, जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं। इसका काम क्या था, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करता है। यहाँ हम क्या कर रहे होंगे, फ़ॉन्ट को हम दे रहे होंगे 16 पिक्सल और पिक्सल हमारे पास एक यूनिट होती है, ठीक है? जिसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? कि हमारा फ़ॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा। तो हम पिक्सल यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। यूनिट क्या होती है आगे हम देख रहे होंगे। फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो क्या होना चाहिए। तो अभी के लिए बेसिकली हम फ़ॉन्ट साइज़ को तो नहीं रख रहे होंगे क्योंकि हमारी जो हेडिंग होगी वो भी छोटे-बड़े हो जाएँगे और पैराग्राफ भी ज़्यादा बड़े हो जाएँगे। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाले हैं। फ़ॉन्ट फैमिली का काम क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे जो फ़ॉन्ट होंगे वो किस तरीके से दिखने चाहिए। तो हमारे पास बहुत से फ़ॉन्ट होते हैं, हम यहाँ पे भी ये वाला यूज़ करने वाले हैं और अब अगर हम अपने ब्राउज़र में जाके देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज हो गई है। ठीक है? तो बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली इसलिए यूज़ में आती है। आगे हम इसे और अच्छे से देख लेंगे। अभी बेसिकली हम यूनिवर्सल का किस तरीके से यूज़ होता है वो हमने देखा है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने देख लिया, अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में, ठीक है? सिलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सिलेक्टर में आपको अपने टैग नेम लिखना होता है। फिर आप इस तरीके से डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर
कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर जो हम देख चुके हैं, बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे ब्लैक, और हम एच वन को कलर दे रहे होंगे एक्वा, ठीक है। तो अब अगर हम अपने पेज में जाके देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा ये दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। थर्ड आता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है, जहाँ पे आपको अपने आईडी, जो मतलब आपने अपने एलिमेंट को आईडी दे रखे होते हैं, उसके बेस पे हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। और आईडी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आईडी आपको कभी भी मतलब किसी एलिमेंट को सेम नहीं देनी है। आईडी हमेशा हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होगी, क्योंकि आईडी को आप इस तरीके से ले सकते हैं, आइडेंटिटी है। तो अगर आप किसी H1 को एक आईडी दे रहे हैं, तो वो दूसरे H1 से अलग होनी चाहिए, क्योंकि दो H1 के पास कभी भी सेम आईडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम आईडी दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने 2 ह्यूमन बीइंग को सेम आईडी दे दी है, मतलब सेम आइडेंटिटी उन्हें दे दी है। तो वो क्या होगा, सही तरीका नहीं है। आईडी हर एक पर्सन के लिए यूनिक होती है, तो उसी तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में हर एक एलिमेंट के लिए आईडी यूनिक होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप इसे करते हो, ठीक है, आपको कभी भी आईडी सेम नहीं देनी है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। इसका यूज़ करके हम अपने एलिमेंट को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, उसको हम अब देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लिखने वाले हैं आईडी सिलेक्टर, सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो हमारा पैराग्राफ है, इसको हम आईडी दे रहे होंगे पैरा, आईडी दे रहे होंगे पैरा, इस तरीके से। तो हमने इसको आईडी दे दी है पैरा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे अब, जब भी आप आईडी सेलेक्ट करते हो तो आपको पहले हैश लिखना होता है, फिर पैरा लिखना होता है, फिर आपको इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो जितना हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, ब्लू, कंट्रोल जेड, ब्लू, और कलर दे रहे हैं हम ब्राउन, ठीक है। और इसका थोड़ा जो फॉन्ट साइज है उसे अगर हम 12 पिक्सल कर दें, अगर हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, साथ ही साथ ये फॉन्ट भी हमारा बहुत छोटा हो गया, और साथ ही में इसका बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया, ज़ूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसे हम ज़्यादा छोटा नहीं रख होंगे, 19 पिक्सल हम इसे देते हैं, और टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे दे रहे होंगे इसे ब्लू में, मतलब ग्रीन में, ग्रीन हम दे रहे होंगे। अगर हम देखें तो मे बी ये थोड़ा-सा ठीक लगे, तो अभी के लिए ठीक है, नहीं तो हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर हम ब्लैक में दें, तो आप इससे अब इस तरीके से हमारा ये दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें कर ली है। अब बात करते हैं क्लास लेटर के बारे में। क्लास आप रियल लाइफ में अगर आप देखें तो एक क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन आईडी सबकी यूनिक होती है। उसी तरीके से हमें आईडी हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक रखनी है, लेकिन क्लास आप बहुत से एलिमेंट के लिए सेम रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या करना है, हमारे पेज में यहाँ पे इसको हम दे सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है, आईडी टेक्स्ट। वैसे आपको आईडी के बारे में मतलब जब भी आप क्या दे रहे हो, नहीं आईडी हम अभी सेम रहने देते हैं। पहला हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो अगर क्लास की बात करें तो आपको मतलब मीनिंगफुल क्लास देना है, ठीक है? मतलब जब भी कोई यूज़र पढ़े तो उसे पता चल रहा हो कि इस क्लास का मतलब क्या है, मीनिंगफुल होना चाहिए जब भी आप किसी को दे रहे हैं। और जब हम अपना पेज क्लास में डिज़ाइन कर रहे हो, हम यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नैप बनाया, नैप बार के अंदर कुछ इसके ये हैं, आइटम्स हैं, ठीक है? और हम इसे लिख रहे हैं ए ए मल्टीप्लाई बाय 5। हम चाहते हैं कि 5 नैप आइटम्स हमारे पास हो, तो हम किस तरीके से लिखना होगा, ए मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरीके से। और इसके अंदर हमारे नए आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे नए आइटम इसके अंदर आ रहे हैं हमारे होम, होम और अबाउट, कॉन्टैक्ट, टेस्टिमोनियल, रिव्यू अस। तो इतना हम रख रहे हैं, पूरी तरह आपका इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अल्ट करके मैं ये क्या कर रहा हूँगा, तो जो हमारे ये हैं कंट्रोल डी करके मैंने क्या कर देता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल
एक्स मैंने कर रहा हूँ और यहाँ पे आके अल्ट इस तरीके से मैंने यहाँ इन्हें कर दिया है, ठीक है। और अब इनके बाहर मुझे एक चीज़ करनी होगी, मुझे यहाँ पे यूएल टैग का यूज़ करना है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आप बस देखते रहिए अभी के लिए, ठीक है। अब अगर हम अपने पेज में जाएँ तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नैप बार। इस तरीके से हमारे नैप बार होता है, जो आप बेसिकली किसी भी साइट पे देखते होंगे। अगर हम यहाँ पे विकिपीडिया खोल रहे हैं, विकिपीडिया अगर हम यहाँ पे खोलें, अगर आप बेसिकली देख रहे होंगे, मैं अपने माइक की तरफ बार-बार ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये स्विच ऑफ ना हो जाए बीच में, ठीक है। अगर स्टॉप हो जाए तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा, उतना मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अभी के लिए हमारा ध्यान है यहाँ पे, मेबी वाईफ़ाई अभी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए तब तक हम और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके लिए 2 चीज़ें हमारे पास हो सकती है। अगर हम नैप बार को आईडी दें, तो आईडी हम इसे देख सकते हैं नैप बार, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं पूरी तरह अब हम क्या चाहेंगे कि जो हमारे नैप आइटम्स हैं, इन्हें हम अगर एक साथ डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर इनके लिए अलग-अलग स्टाइलिंग देखें, वो भी है हो सकता है। लेकिन मोस्टली केस में क्या होगा कि जो नए आइटम्स होंगे ना, सेम स्टाइलिंग हम देना चाहेंगे, सबको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सेम इस पे देना चाहेंगे, ठीक है? तो हम इन्हें क्लास दे सकते हैं हम, क्लास जो मैं कॉपी कर रहा हूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ज़ेड, मैं क्लास कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँगा और अल्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं और माउस से आप इस तरीके से इन पे क्लिक करते जाओगे, अब आप यहाँ पे से पेस्ट कर पाएँगे एक साथ सब में। तो मैंने क्या कर लिया, जितने भी हमारे ये थे मतलब एल एल आइटम्स थे, इनको मैंने क्या लिख दिया, क्लास। अब मैं क्या लिखता हूँ, नए आइटम्स। लेकिन नए आइटम्स इनके अंदर आ रहे हैं, मे बी बेटर रहेगा अगर हम सिर्फ इसको क्या दे रहे हैं, कंट्रोल जेड करके हम, अगर हम मतलब अपने एंकर टैग को ये कलर दे दें, ये क्लास दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्ट करके, तो मैं क्लास दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। जो हमारे इसके अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ जो हमारे एंकर टैग्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए जो क्लोजिंग आ गया है, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं इधर आके पहले तो मैं ये जो हमने एल आई के लिए क्लास दिया, मैं एक साथ इन्हें रिमूव कर लेता हूँ इस तरीके से। और क्लास में क्या दे रहा हूँ, मतलब हम क्लास इनके लिए सेम दे सकते हैं, ठीक है। नेप के लिए मैंने आईडी दे दिया नेव आइटम्स, नेप बार, ठीक है। अब हम इनको सेम क्लास क्या दे सकते हैं, नेव आइटम। तो हमने इनके लिए सबके लिए सेम क्लास दे दिया नेव आइटम। अब मैंने अगर डिजाइन करना था एक साथ, क्लास सेलेक्टर, मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए आइटम्स हैं, नए आइटम, इन्हें स्टाइलिंग में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी आप क्लास को सिलेक्ट करोगे तो आपको डॉट लिखना है, फिर अपनी क्लास का नाम लिखना है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी ये नए आइटम हैं, इनके पास क्या हो जाए, इनका कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है। कलर इनका ब्लू में हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी कलर ब्लू में हो जाए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे कलर ब्लू दे दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो अभी ऑटोमेटिकली हमारे एंकर टैग होता है, उन्हें कलर ब्लू मिल रहा होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन्हें कलर अभी दिखाई दे, तो मैं यहाँ से दूसरा कलर भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सियान टाइप में देना है, ठीक है। अब जाके अगर हम देखें, जासूस से तो यहाँ आके इसे नव आइटम, नव आइटम, ये सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ आता हूँ, हाँ, तो आप देखते हैं इनके पास ये कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, कंप्लीटली सियान टाइप में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सकते हैं ग्रीनिश के अराउंड ये हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने शायद में भी ग्रीन की थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी दी है, तो ऐसे ग्रीन को हमने ज़्यादा वैल्यू दी है यहाँ पे। और फिर है ब्लू, तो पहले सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा ग्रीन वैल्यू आ रही होगी, और फिर हमारी ब्लू थोड़ा इंटेंसिटी इसमें मिक्स हो रही होगी, तो हमारे पास ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कलर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, ठीक है। तो क्लास का हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम किसी 3 से 4 एलिमेंट को एक साथ डिज़ाइन करना चाहते हैं। आप किसी एक एलिमेंट को भी सिलेक्ट करके उसे स्टाइल दे सकते हैं क्लास का यूज़ करके। आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उन्हें स्टाइलिंग दे सकते हैं क्लास का यूज़ करके। तो मेनली आपको ये समझना है कि क्लास को आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल एलिमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाएँगे कि किस तरीके से हमें क्लास का यूज़ करना है, किस तरीके से हमें आईडी का यूज़ करना है। तो चलिए पहले मैं इसे यहाँ से रीसेट कर देता हूँ जो हमने ज़ूम किया था, और यहाँ पे हम आ रहे होंगे। तो हमने
समझ लिया। सिलेक्टर क्या है? 4 सिलेक्टर की हमने यहाँ पे बात की। यूनिवर्सल जिससे हम पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ठीक है? तो हमने बेसिकली 4 सिलेक्टर को देख लिया। अब हमारा 2 से 3 सिलेक्टर होते हैं और ठीक है? एक होता है हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है? जिसमें हम पैरेंटिंग देख रहे होते हैं, ठीक है? जिसमें क्या हो रहा था कि हम चाह रहे होते हैं इस तरीके से, नेप के अंदर जो यूएल है, इसके अंदर जो एलआई है, अरे यहाँ पे हम इस तरीके से देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम ए को सिलेक्ट कर रहे हैं। किस तरह? यहाँ पे हमने लिखा कि जो नेब है, उसके अंदर जो यूएल है, उस यूएल के अंदर एक एलआई टैग है, उसके अंदर जो ए है, उसका सिलेक्ट करो, ठीक है? जहाँ पे भी इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ठीक है? वहाँ पे हम ए को सिलेक्ट कर रहे हो। नहीं तो बेसिक तरीका क्या है, ठीक है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंकर टैग और हम इसे स्टाइल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जब हम इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही होगी। जब भी आप ए को सिलेक्ट कर रहे होंगे, अपने इस तरीके से एंकर टैग को सिलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो अगर एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि अगर आपने कहीं यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है एंकर टैग, ठीक है? आपने यहाँ पे एंकर टैग लिखा होता है, इस पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही होगी। हम नहीं चाहते कि इस एंकर टैग पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, सिर्फ़ उस एंकर टैग पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, जो हमारे नए आइटम्स के अंदर आता हो, जो हमारे नए आइटम्स हो। तो हमने इसे इस तरीके से सिलेक्ट किया। आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, नैप के अंदर अगर कहीं ए है, उस पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए, होता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर का तरीका, ठीक है? तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको आपको क्या करना है ना, आपको डॉक्यूमेंटेशन खोल लेनी है और इन चीज़ों को थोड़ा-सा देख लेना है, जहाँ पे आपको सिलेक्टर के बारे में समझना है, ठीक है? एमडीएन पे आप देखते हैं, ठीक है? तो इसे हमको देख लेनी, नहीं तो हम मेनली इनका यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? इन्हीं को हम रिपीटेड कर रहे होंगे, तो हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हम इन्हें और अच्छे तरीके से समझ पाएँगे, तो उसका आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं, हमने ये देख लिया। अब हम टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट लाइन, ठीक है? हम अपने पेज में जो हमारा टेक्स्ट है, उसे हम कहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं अपने पेज में, लेफ्ट, राइट, सेंटर में, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आते हैं और जो हमारे ये वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे पेज में सेंटर में अलाइन हो जाए हेडिंग। तो हम अभी के लिए जितनी भी हमने स्टाइलिंग दी, हम कंट्रोल और करके इसे रिमूव करके इस तरीके से और यहाँ पे आके जो हमारे पास लेफ्ट था, इसे हम डिलीट कर रहे होंगे और हम दे रहे होंगे यहाँ पे जो भी हमारा H1 था, इसे हम टेक्स्ट अलाइन दे रहे होंगे सेंटर। अब जाके अगर अपने पेज में देखें तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इस चीज़ को भी देख लिया, ठीक है? कवर कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन मेनली हम इन्हीं का यूज़ कर रहे होंगे, तो हम इन्हें देख रहे हैं, ठीक है? अगर हम राइट में देखें, क्योंकि लेफ्ट हमारा ये ऑटोमेटिकली होता है, कंट्रोल एस करके अगर मैं अभी ब्राउज़र में जाऊँ, तो ये राइट में होगा, लेकिन लेफ्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो लेफ्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने इसको लेफ्ट में रखना है, तो आपको मोस्टली इसे ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, कभी-कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कहीं दूसरे जगह पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, ठीक है? तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट अभी है, तो हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सेंटर कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि सेंटर में रहे, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को डेकोरेशन दे रहे होते हैं कि इस पे क्या इसका इस पे कौन सी लाइन होनी चाहिए, अंडरलाइन या ओवरलाइन या लाइन थ्रू, ठीक है? टेक्स्ट डेकोरेशन से हम पहले ये देख रहे होंगे, ठीक है? और टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारी 3 चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे होंगे, ठीक है? टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है? जो 3-4 प्रॉपर्टी को मिक्स करके बनाए गए। एक तो होती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। इन 4 प्रॉपर्टी का यूज़ करके मतलब एक ये बनाई गई है, जिसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन कहते हैं, जो इसका शॉर्ट हैंड है। यहाँ पे होता है कि हमारी जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन होगी, वो कौन-सी होगी, ठीक है? अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, तो ये हमारी आ रही होती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में हम बता रहे होते हैं कि हमें चाहिए अंडरलाइन, इसके लिए हमें चाहिए अंडरलाइन, ठीक है? या फिर आप बता रहे होते हैं कि ओवरलाइन या फिर लाइन थ्रो, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपके पास होती है, ठीक है? और फिर अगर हम नीचे आ रहे हैं कि इसका कौन-सा कलर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे अ, हेक्स कोड का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे आरजीबी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कलर दे रहे होंगे ब्लैक, जो हमारी लाइन कलर है, वो आप कुछ भी दे सकते हैं और कलर भी दे सकते हैं। स्टाइल क्या होगी, हमारे पास बहुत से स्टाइल होते हैं, डॉटेड या फिर डैश या फिर आपको
सॉलिड चाहिए, नहीं सॉलिड, या फिर आप सॉलिड चाहिए, ठीक है, या फिर आपको डॉटेड डैश सॉलिड और कोई भी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ और होते हैं, और भी होती हैं, आप जाके खुद उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये 4 हम देख रहे होंगे, ठीक है, अभी के लिए। और अगर आपको देखना है कि कौन-कौन से स्टाइल होते हैं, उसे हम दे थिकनेस आपको क्या चाहिए, मतलब कितनी थिक होनी चाहिए, कितनी ये होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 2 पिक्सल, ठीक है, 12 पिक्सल, इस तरीके से आप दे रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी के लिए 2 पिक्सल रखना है। इसमें आप किस तरीके से, ये हमारे जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, हमारे शॉर्ट एंड प्रॉपर रहते हैं, हम बाद में देख रहे होंगे। अभी के लिए आपको ये समझ लेना है, मैं इसे कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँगा, ये लिख रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उस टाइम क्या हुआ था कि जो मेरा माइक था, स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने उस टाइम क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हमें मिलती है हमारे इससे, मतलब 3 प्रॉपर्टी का कंबाइन एक शॉर्ट हैंड होता है, जहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या लाइन होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कौन-सी होगी, ठीक है। जब भी हम टेक्स्ट को डेकोरेट कर रहे होंगे तो उसमें लाइन कौन-सी यूज़ होगी। तो वहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। हम अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं, ओवरलाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइन थ्रो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम तीनों को भी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, या 2 या 3, ठीक है। और आप चाहें तो किसी एक को, ठीक है। तो सबसे जो मतलब रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे हम इसे रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। जब आप एचटीएमएल पढ़ रहे हो तो आपने फॉर्म में लिखा होगा रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब है कि भाई ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम कोई भी ये फिल नहीं कर रहे हैं इनपुट, तो वो आगे सबमिट नहीं होता था, क्योंकि हाँ, आपको उसे पहले फिल करना ज़रूरी होता था, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नहीं बता रहे तो हमारी आगे की ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ही नहीं है तो स्टाइल किस पे अप्लाई होगी, किस पे कलर अप्लाई होगा और किस पे थिकनेस अप्लाई होगी, ठीक है। तो हमें मतलब वो ज़रूरी चाहिए होती है कि लाइन हमें एक ज़रूरी चाहिए होती है, हमारी लाइन कौन-सी रहने वाली है, फिर वो अप्लाई होती है, जो 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने बता दिया कि हमें अंडरलाइन चाहिए जो हमारा H1 है, और हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर कौन-सा होगा, जो हमारी लाइन होगी उसका कलर क्या होगा। हमने यहाँ पे बताया कलर ब्लैक, और आप साथ ही में ये भी दे सकते हैं व्हाइट, ब्राउन, लाइट ब्लू, मतलब जितने भी आपके कलर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली नेमिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप SFF 34 और 5-6, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देखते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आरजीबी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से सिंटेक्स का यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम इसे आरजीबी में देखें, तो हम आरजीबी का यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। तो चलिए, और यहाँ पे हम बता रहे हैं हमारी जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होगी उसका स्टाइल क्या होगा, मतलब डॉटेड हमारी लाइन होनी चाहिए, या सॉलिड, सॉलिड इन द सेंस कि बिल्कुल ही मतलब एकदम लाइन जो होती है, ठीक है, पूरी लाइन। कोई इसके बीच में ये नहीं आना चाहिए गैप या कुछ भी। अगर हम डॉटेड लिख रहे हैं तो डॉट डॉट करके हमारी लाइन आ रही होगी। अगर हम इसे अपने ब्राउज़र में आप देखें, तो इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउज़र में। साथ ही हमारा जो ये कास्केडिंग स्टाइल शीट है, इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो मिल रहा है इसके मतलब नीचे जो अंडरलाइन मिल रही है एक, ठीक है? उसमें आप देख सकते हैं डॉटेड किस तरीके से हमारे पास ये लाइन आई है, ठीक है? अब हम अगर अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन में इसका कलर ब्राउन करना चाहते हैं, ठीक है? जिसकी हमें आरजीबी वैल्यू भी यहाँ पे मिल रही है, आरजीबी वैल्यू कुछ इस तरीके से। ये सिर्फ़ मुझे अभी मिल रही है, ठीक है, किसी एक्सटेंशन की हेल्प से, ये आपको नहीं मिल रही होगी। तो हम इसे इस तरीके से सेव कर लेते हैं और हमारे पास आरजीबी वैल्यू में इस तरीके से कलर आ गया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से आरजीबी में इसका कलर आ रहा होगा ब्राउन, ठीक है। अगर हम मतलब कंट्रोल एस करके इसे सेव करें और अपने ब्राउज़र में देखें, अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, जो हमारी टेक्स्ट लाइन थी। और अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें, डॉटेड की जगह अगर हम यहाँ पे डैश लिखते हैं, डैश, ठीक है, तब आप देखेंगे इसमें थोड़े से चेंजेस आते हुए, ठीक है। वैसे अब हमारे पास जो लाइन है वो डैश फॉर्म में आ गया, ठीक है। और अगर हम सॉलिड लिखते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्ट लाइन जारी होगी, सॉलिड, और आज हमारे पास सॉलिड लाइन जा रही है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे सॉलिड की जगह वही भी लिखते हैं, तो हमारी जो लाइन है वो वही भी में जा रही होगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन जा रही होगी। और भी हमारे पास स्टाइल्स होती है, तो अगर हम इसे देखना चाहें तो हमारा होती है डैश, डॉटेड, ठीक है? और डबल सॉलिड हमने देख लिया, वही भी हमने देख लिया। तो हाँ, एक होती है डबल, तो हम डबल का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा डबल लाइन जा रही होगी, जो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास डबल लाइन जा रही है, ठीक है? तो हमने ये चीज़ देख ली है। और इसकी थिकनेस क्या होगी, मतलब हमारी लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, ठीक है? कितनी थिक होनी चाहिए वो हम देख रहे होंगे। हमें यहाँ पे 15 पिक्सल करके इसे अगर सॉलिड रखें, आप देखेंगे अभी बहुत ज़्यादा इसमें आप देख रहे होंगे बहुत फ़र्क आ रहा होगा। देखिए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी लाइन आ रही है, ठीक है? अब अगर मैं इसे इस तरीके से रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी लाइन दिखाई देगी, जिसकी थिकनेस अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है? और अगर हम इसे 5 पिक्सल रखें कंट्रोल एस करके, तो आज हम कुछ इस तरीके से हमारी 5 पिक्सल में आ रही होगी, ठीक है? तो इसका कलर हम रखते हैं अभी के लिए सियान, हम इसका कलर रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जाकर अगर हम देखें तो हमारा इस तरीके से कलर आया होगा। तो हमने ये देख लिया। अब इस टिक-टैक डेकोरेशन में क्या होता है, अगर हम इसे अभी के लिए कमेंट आउट कर दें, तो पहले हमें ये वाले यहाँ पे जितने हमने कमेंट कर रखा है, पहले हमें मुझे ये यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। तो चलिए इसे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है? तो जब भी हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमें क्या करना होता है, पहले तो हम लाइन बता रहे होंगे, हमें लाइन चाहिए अंडरलाइन, ठीक है? और फिर आपको अपना कलर बताना होता है। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होता है इसका कि आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। आप चाहें तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे अंडरलाइन लिखा है, यहाँ पे हम कलर लिख सकते हैं, हमारी टेक्स्ट कलर क्या होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी थिकनेस क्या होगी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉलिड, ठीक है? कंट्रोल एस करके अगर हम अब देखें तो हमारे पास ये आ रही होगी यहाँ पे लाइन। लेकिन साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, हमने अंडरलाइन दे रखी है, हम साथ ही में चाहते हैं कि इसे ओवरलाइन भी मिल जाए, ठीक है? ओवरलाइन भी मिल जाए और ये लाइन जो है 12 पिक्सल की हो दोनों, ठीक है? तो अगर हम 2 पे जाएँ तो आप देखते हैं ओवरलाइन मिल रही है, अंडरलाइन मिल रही है, ठीक है? और एक ऑप्शन होता है पहला लाइन थ्रो। अगर हम चाहते हैं कि बीच से टेक्स्ट को काट के लाइन जाए, ठीक है? शायद हमारे लाइन थ्रो भी जा रहा है, ठीक है? अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कलर ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम ब्लैक कर पाएँगे। शायद हमारे पास ब्लैक लाइन्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। आपको बस यहाँ पे 3 मेन प्रॉपर्टी, मतलब सबसे मेन तो हमारी होती है कि हम यहाँ पे लिखते हैं अंडरलाइन, ठीक है? तो अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें, तो हमारे पास एक अंडरलाइन आ रही है जो ब्लैक कलर में आ रही है, ठीक है? अब हमने कोई कलर डिसाइड नहीं किया तो यहाँ पे भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ब्लैक में दिखा रहा है, ठीक है? और अगर हम चाहते हैं ये डैश दो, तो आप यहाँ पे डैश लिख सकते हैं बिना कलर दिए, तो अब ये डैश में आ जाएगी। आपने अभी तक कलर नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिल रही है वो आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, लग रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। हुँ। बर्लीवुड में लगा देंगे, ठीक है? बर्लीवुड में हम अगर कलर दें, तो इस तरीके से हम ये दे रहे होंगे। और थिकनेस अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको ब्राउज़र में पहले मिल रही होगी कुछ, ज़्यादा इससे यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही नहीं लग रहा है तो आप 23 पिक्सल जितना आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो हमने इसको भी देख लिया टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, इसके शॉर्ट हैंड जो मतलब ये 4 हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, जिसमें आ रही होती है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कौन-सी होगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप यहाँ पे अंडरलाइन नहीं देते हैं, फिर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप देखते हैं यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है? तो रिक्वायर्ड है हमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हमेशा देनी है, ठीक है? इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ अब, और इसे हम कर रहे होंगे अंडरलाइन, डैश की जगह हम सॉलिड कर रहे होंगे, या वही भी कर देते हैं, ठीक है? और कलर को मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ और 23 पिक्सल को मैं 4 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आप देखें तो हम इसे अभी के लिए इतना रखने वाला है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट वेट की। फ़ॉन्ट वेट क्या करता है कि आपके फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देता है थोड़ा-सा। हम लोग उसमें और उसे निकल जाता है डार्कर अपनी स्क्रीन पे, ठीक है? तो चलिए हम इसे देखते हैं। इसके बाद आपको इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी मिल रही होती है, मतलब आपकी वैल्यू मिल रही होती है 100 से लेकर 900 तक, जहाँ पर आप 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है? इस तरीके से ले जाते हैं और 900 तक आपको लास्ट वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है? नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
ये क्या होती है हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट हो रही होती है, ठीक है? मतलब ये पेरेंट के ये इनहेरिट हो रही होती है पेरेंट्स से, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पेरेंट के बेस पे लगी होती है कि किस तरीके से हमें बोल्डर होना है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे आएँ, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पैराग्राफ्स थे, हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट वेट अगर हम 900 कर दें और अपने ब्राउज़र में जाएँ, तब से हमारे जो है इसका फ़ॉन्ट वेट थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे आप देखिए अगर पैराग्राफ में। साथ ही में अगर हम यहाँ पे लाइटर लिखें, ठीक है, लाइटर, तब आप देखते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट आया जो उसी तरीके से जैसे था हमारे पास पहले। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बोल्डर अगर हम देखें यहाँ पे, बोल्ड अगर हम कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? ताकि हमारे पास जो फ़ॉन्ट है ये बोल्ड में आ रहा है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे आते हैं और हम इसे बोल्डर भी रख सकते हैं, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे आएँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से थोड़ा-सा और बोल्ड हो गया। तो ये चेंजेस हमारे आ रहे होते हैं। आप अगर आप 400 लिख रहे हैं तो नॉर्मल होता है, ठीक है? अगर आप अब देखें तो मैं अब एक चेंजेस नहीं मिल रहे होंगे एज़ इट इज़, लेकिन अगर हम यहाँ पे 500 कर दें, तो आप देखेंगे हमारे पास चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है? 500 अगर हम यहाँ पे करें, तब भी हमारे इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम 600 अगर यहाँ पे कर दें वैल्यू, तो 600 पे हमारा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है? फ़ॉन्ट का जो ये है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम अपने फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे होते हैं कि कितना बोल्ड करना है, कितना नहीं, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। अपने फ़ॉन्ट को अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं स्क्रीन में, उसके लिए हम फ़ॉन्ट वेट का यूज़ करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली क्या करती है कि आपके फ़ॉन्ट का ये चेंज कर देती है, किस तरीके से आपका फ़ॉन्ट अपने आपके ब्राउज़र में दिखेगा, ठीक है? उसको मतलब उसका स्टाइलिंग, उसका अपीयरेंस किस तरीके से आपका फ़ॉन्ट दिखना चाहिए, वो चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में पहले तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जितने हमारे पैराग्राफ हैं, तो इसको हम देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसे देना चाहते हैं क्यूरियल न्यू पीरियड, ठीक है? ये देख लेते हैं पहले मोनोस में। तो इसमें कुछ इस तरीके से हमारे फ़ॉन्ट आ रहे होंगे, ठीक है? अगर हम बटन के लिए कुछ फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस बटन के लिए ये फ़ॉन्ट फैमिली अगर मैं बटन के लिए देता हूँ क्यूरियल न्यू, ठीक है? इसके क्या ये होता है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल लिख रहा हूँ, ठीक है? कंट्रोल टी और वी, कंट्रोल यहाँ पे हमने क्या लिखा है कंट्रोल एस, ठीक है? कंट्रोल प्लस एस आपको क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि टू सेव द फाइल इन वीएस कोड, ठीक है? यहाँ पे हम देखें कुछ इस तरीके से दिखा देगा, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे क्या चेंज करने वाले हैं, पैराग्राफ के लिए हमने जो फ़ॉन्ट फैमिली देखा इसे हम चेंज करके रख रहे होंगे पॉपिंस या फिर टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? अब अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखते हैं क्लिक कंट्रोल प्लस एस टू सेव द फाइल इन वीएस कोड। तो इस तरीके से आपके पास चेंजेस आ रहे होते हैं जब भी जो हमारे ये होते हैं ये कोरियन्यू और कोरियर या मोनोस्पेस, इनको मोस्टली यूज़ करते हैं या तो फिर बटन को दिखाने के लिए या मतलब जो कीबोर्ड कीज़ होती हैं उनको दिखाने के लिए या फिर जो आपकी कोडिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर आप कोड अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं फ़ॉन्ट का यूज़, ठीक है? ये मोस्टली जो ये वाले फ़ॉन्ट होते हैं उसके लिए यूज़ में आते हैं। फ़ॉन्ट आप क्या कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़ॉन्ट चाहिए कि ठीक है, आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स, आप यहाँ से मतलब फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको लगे कि आपके डॉक्यूमेंट में यूज़ होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पहले आपको गूगल फ़ॉन्ट पे आ जाना है, fonts.google.com इस तरीके से इस साइट पे आ जाना है। तो जब तक ये खुलता है हम इसे यहाँ पे आके
तब तक आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो 2-3 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ नेम आ रहे हैं, ठीक है? किसी-किसी के पास हमारे पास क्या है कॉमा सेपरेटेड इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है? जिसके बारे में हम कोट लगा रहे हैं, ठीक है? तो ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर आपने किसी भी फैमिली का नाम मतलब किसी भी फ़ॉन्ट फैमिली का नाम अगर इस तरीके से टाइम्स न्यू रोमन तो क्या होगा कि ब्राउज़र हो सकता है उसे इसे अलग ले, टाइम्स को अलग ले, न्यू को अलग ले, रोमन को अलग ले। अगर आप चाहते हैं कि ये सब एक साथ आएँ, ठीक है? तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पहले से तरीके से ये लिखना होगा, फिर इसके अंदर आपको लिखना है ताकि ब्राउज़र को पता चले कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो टाइम्स न्यू रोमन फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर ब्राउज़र उसे एक इसमें लेगा, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। और अगर फ़ॉन्ट फैमिली का नाम सिर्फ इतना है टाइम्स, सेरिफ तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर आपको मतलब कोड करने की ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं क्या खुल गया है नहीं। तो इसे हम बाद में देख लेंगे लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट इन सीएसएस अभी हम पिक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो क्या होता है एब्सोल्यूट यूनिट होती है, ठीक है? एब्सोल्यूट यूनिट मतलब अगर आपने 96 इंच रखा है तो उतना ही मतलब अगर आपने 96 पिक्सल रखा है, वो होता है हमारे 1 इंच के इक्वल, ठीक है? और अगर आपने इस तरीके से ले जा रहे हैं चीज़ों को इसी तरीके से रख रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या होगा कि एक फिक्स है, एब्सोल्यूट है उसमें वो ना कम ना ज़्यादा हो सकता है लेकिन कुछ होती है हमारी रिलेटिव यूनिट जो हमारे पेरेंट के रिलेटिव में चेंज होती है या फिर किसी के रिलेटिव में चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 50% रखा है, हमने चाहते हैं कि जो हमारा ये है हेडिंग है वो 50% विड्थ ले हमारे इसकी वेब पेज की, ठीक है? तो जब भी हमारा स्क्रीन साइज़ चेंज हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वही साइड हमने फ़ोन पे खोली है, तो फ़ोन का 50% विड्थ ले रहा होगा, वो इस तरीके से नहीं कि वो 96 पिक्सल ले रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि 96 पिक्सल 96 पिक्सल ही रहेगा हर स्क्रीन पे, ठीक है? वहाँ पे फ़ॉन्ट छोटा-बड़ा नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट यूनिट है। लेकिन अगर हमने रखा है किसी फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो होना चाहिए 26% ठीक है, हमारे 26% हमारा कवर कर रहा है स्क्रीन का। तो अगर स्क्रीन साइज़ छोटा होता है तो हमारा फ़ोन भी छोटा होता जाएगा क्योंकि वो उसे और छोटा होते जाना है मतलब उसे इसके रिलेटिव में स्क्रीन के रिलेटिव में अपने फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है? जिस हिसाब से हमारी स्क्रीन साइज़ बढ़ेगा, उस हिसाब से वो अपने फ़ॉन्ट या इसको एडजस्ट करते रहेगा। तो जब भी हम अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होंगे, रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि हमारी साइट फ़ोन पे भी काम करे, लैपटॉप पे भी काम करे, किसी टैबलेट पे भी अच्छी दिखाई दे और हमारे फ़ोन पे भी अच्छे तरीके से दिखाई दे, ठीक है, पीसी पे। तो अगर हम कुछ इस तरीके से अपनी साइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम रिलेटिव्स यूनिट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फ़ॉन्ट साइज़ 2 पिक्सल तो यहाँ पे हम पिक्सेल्स का यूज़ कर रहे होते हैं और 96 पिक्सल हमारे 1 इंच के बराबर होते हैं, तो इसे आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। तो अभी के लिए नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये हम बाद में देख रहे होंगे। अभी के लिए हम यहाँ आके हम क्या कर रहे होंगे, हम दे रहे होंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट। अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पिक्सल कर देंगे, इसके लिए बटन के लिए नहीं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी और हम जो बटन है हमारी स्क्रीन पे अब उसे हम थोड़ा-सा यहाँ पे कंट्रोल जेड करके बस इसे इतना रख दूँगा नॉर्मल और जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, अब आप देखेंगे जो हमारा पैराग्राफ है वो कंबाइन हो रहा होगा। आज से कुछ एक ही लाइन में हमारा आ गया क्योंकि हमने क्या क्या कर दिया, हमने 2 पिक्सल किया जिस वज़ह से हमारा जो फ़ॉन्ट है वो बहुत छोटा हो गया, ठीक है? अब हमारा फ़ॉन्ट भी नहीं दिखाई दे रहा हमारे वेब पेज पे। तो अगर हम इसे इस तरीके से रखें तो हमारा फ़ॉन्ट इतना सा हो गया 2 पिक्सल सा। तो अगर हम इसकी साइज़ चाहते हैं या अच्छे तरीके से दिखाई दे तो हम इसका 25 रख देंगे, जो भी के लिए 2 गुना हो जाएगा इससे जो हमारा पहले था, ठीक है? तो कुछ इतना सा हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं लाइन हाइट के बारे में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अगर आपके पास 2 से 3 लाइन है, आप लाइन के बीच में गैप चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास होता है, आप इस तरीके से देते हैं या तो फिर आपको नॉर्मल रखना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल का 3 गुना तो आप डायरेक्टली A1 2 3 भी रख सकते हैं ताकि वो नॉर्मल का कितना गुना मतलब बढ़ते जाए, ठीक है? और अगर आप पिक्सल में यूनिट देते हैं तो यूनिट के हिसाब से कम ज़्यादा होगा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे पैराग्राफ है इनमें लाइन हाइट मिल रहा हो, लाइन हाइट तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक तो हम नॉर्मल रख सकते हैं, नॉर्मल जो थी ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें नॉर्मल का 3 ये करना है, नॉर्मल का 3 गुना, ठीक है? तो ऐसे हमारे पास अब नॉर्मल का 3 गुना यहाँ पे ये आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास थोड़े से फ़ॉन्ट ज़्यादा हों, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे लॉरेंट 20 तो अल्ट ज़ेड कर रहे होंगे, कंट्रोल एस अगर आप देख रहे होंगे तब आप देख पाएँगे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे क्या कर दें
5 गुना अगर हम कर दें, तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ये लाइन हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी अभी, ठीक है? हर एक इसके लिए। तो आप देखो ऊपर से भी और नीचे से भी इसके लिए इंक्रीज़ हुई है और इतनी इसके लिए नीचे से ऊपर से, ठीक है? और अगर आप लिखते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल, तो आप देखते हैं कि फिर हमारी लाइन एकदम मतलब एक साथ आ गए हैं, क्योंकि अब इनके बीच में जो गैप है लाइन गैप, तो बहुत कम है लाइन हाइट, और जिस वज़ह से ये हो रहा है, ठीक है? एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं मतलब, ठीक है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 पिक्सल अगर हम रखें, तो कुछ इस तरीके से, और अगर हम 235, तो ऐसा अब हमारा कितना गैप आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप पिक्सेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, 25 तो कुछ इतना, ठीक है? तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली है, अब हम बात कर रहे होंगे, इसी को आगे हम देख रहे होंगे, ठीक है? अब हमारे पास होती है टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म, जिसका काम क्या करना होता है कि हमारे टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि अपर केस में सारे टेक्स्ट आएँ या लोअर केस में आए, कैपिटलाइज़ में आए। कैपिटलाइज़ में क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है, किसी भी लेटर का जो नहीं, हाँ, किसी भी लेटर का जो फर्स्ट ये होता है वर्ड, ठीक है? हाँ, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड इस तरीके से मतलब कैपिटल में हो रहा होता है। तो यहाँ पे आके अगर हम क्या कर दें, टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म, और हम अपर केस कर दें, तो सारे फ़ॉन्ट हमारे अपर केस में आ जाएँगे, और अगर हम लोअर केस कर दें, तो सभी लोअर केस में आ जाएँगे, लोअर केस आधे सब लोअर केस में आ गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके कैपिटलाइज़ कर दें, तो आज हर इसका, ठीक है, हर एक वर्ड का जो पहला टेक्स्ट है, ठीक है, पहला वर्ड वो क्या हो रहा है, मतलब पहला जो लेटर है वो ये हो रहा है, ठीक है, कैपिटल हो रहा है। तो इस तरीके से हो रहा था। हाँ, तो हमने ये भी देख लिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्या काम होता है। नन भी आप रख सकते हैं, तो जो नॉर्मल पहले से है वही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो कांग्रेचुलेसन, आपने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया और लेवल 5 तक हम जाने वाले हैं। अब हम बात कर रहे होंगे सीएसएस में लेवल 2 के बारे में, ठीक है। लेवल 2 क्या होता है, जिसमें हम बॉक्स मॉडल्स इन सीएसएस समझ रहे होते हैं। तो बॉक्स मॉडल में हम कवर कर रहे होंगे हाई, मतलब हमारे पास क्या होता है कि हर एक जो एलिमेंट होता है वो एक बॉक्स की तरह आप समझ सकते हैं। हर एलिमेंट एलिमेंट के पास उसका कंटेंट होता है। कंटेंट की हाइट वेट क्या होनी चाहिए, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट के बीच जो हमारा एक एलिमेंट होता है, एक बॉक्स होता है, तो जो कंटेंट होता है और कंटेंट से जो हमारी बॉर्डर आ रही होती है, कंटेंट से कुछ दूरी पे हमारी बॉर्डर होती है, आप उसके बीच में कितना गैप चाहते हैं वो भी हम देख रहे हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमारा कंटेंट इतना सा पार्ट हमारा कंटेंट कवर अप कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो जो हमारा एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट एक बॉक्स होता है, ठीक है? तो हमारा जो बीच का कंटेंट का पार्ट होता है, अगर आप उस एलिमेंट में अगर आप हाइट विड्थ सेट करते हो किसी भी एलिमेंट के लिए, तो हाइट विड्थ से मिलती है हमारे कंटेंट को, ठीक है? अगर आप पैडिंग सेट करते हो, तो जो पैडिंग सेट होती है उसमें हमारे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए, उसके लिए हम पैडिंग सेट कर रहे होते हैं। और अगर हम मार्जिन, एक हमारा मार्जिन प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन का यूज़ होता है कि जो आपके 2 एलिमेंट हैं, उनके बीच में क्या गैप चाहिए। इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएँगे अपने ब्राउज़र में, मतलब अपने वीएस कोड में, और डिव क्रिएट कर रहे होंगे 3, ठीक है? डिव को कुछ क्लास दे रहे होंगे, क्लास अल्ट क्लास दे रहे होंगे बॉक्स, ठीक है? इस तरीके से हम बॉक्स दे देते हैं, और यहाँ पे आके क्या कर रहे होंगे, डॉट बॉक्स को हम कर रहे होंगे यहाँ पे कुछ हाइट दे रहे होंगे, ठीक है? हाइट से क्या होता है कि हम अपने एलिमेंट को कुछ हाइट दे रहे होते हैं, ठीक है? तो जो इसके अंदर का मतलब इसे कुछ हाइट मिल रही होगी, हाइट हम दे सकते हैं 100 पिक्सल, और इसी हिसाब से हम विड्थ दे रहे होंगे 100 पिक्सल, जिसको कि इसको कुछ विड्थ मिल जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ये बॉक्स दिखाई दे, अभी अगर हम ब्राउज़र में देखें, तो हमें कोई बॉक्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है? जबकि वो क्रिएट हो गए हैं, ठीक है? अब अगर यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ करें तभी हमारे ये दिखाई देंगे। तो हम चाहते हैं कि 2 पिक्सल बॉर्डर सॉलिड ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है? अब ये क्या होते हैं किस तरीके से, वो हम देख रहे होंगे, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास 3 बॉक्स आ गए हैं, ठीक है? तो हर एक एलिमेंट बॉक्स होता है, जैसे कि हमने क्या किया, अभी हमने बॉक्स के लिए क्या किया, हाइट क्रिएट की है, ठीक है? उन्हें हाइट दे दी है और विड्थ दे दी है और बॉर्डर दे दिया है। हम हर एक बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, lorem 4, तो ये हम कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करके अगर हम यहाँ पे जाएँ, तो आप देखते हैं हमारा इस तरीके से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे ये देख लेते हैं।
हमारे पास होती है कंटेंट, अगर हम हाइट विड्थ सेट करते हैं तो हाइट विड्थ हमारी कंटेंट के लिए सेट होती है कि हमारे कंटेंट को कितनी हाइट मिल रही है, कितनी विड्थ मिल रही है, ठीक है? तो हाइट विड्थ प्रॉपर्टी हमारे कंटेंट की हाइट और विड्थ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप होगा, अगर हम उसे देना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, पैडिंग का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आके अगर हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर अगर हम पैडिंग दे दें, हमें चाहिए 10 पिक्सल की पैडिंग। तो अब इसमें तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैडिंग के लिए अगर हम इस बॉक्स मॉडल को इंस्पेक्ट करके देखना चाहें, ठीक है? तो यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स मॉडल जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है? तो अगर आप किसी भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट को, तो जैसे हमें इस तरीके से, और ये हमारे रिस्पॉन्सिव के लिए होता है, तो हमें अभी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं देखनी है, वो हम बाद में देख लेंगे, तो फ़ोन के लिए हम डिज़ाइन करेंगे किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो अगर आप किसी भी एलिमेंट में यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते हैं, तो आप क्या दिखाई देगा कि जो हमारा ये ब्लू वाला एरिया है, जितना ब्लू वाला एरिया कवर करा वो हमारी होती है, वो होती है हमारी ये, मतलब कंटेंट एरिया जो होता है, जितना हमारा कंटेंट होता है वो होता है ये ब्लू वाला, और फिर आती है हमारी ये वाली, ठीक है, जो ये बाहर वाली आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इसमें ग्रीन टाइप में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर हम इसको अब सेलेक्ट करें, तो जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी पैडिंग, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी ये वाला एरिया होता है, ये होता है, मतलब इस तरीके से दिखाई देता है हमारा जितना एरिया, तो ये वाला एरिया होता है हमारा कंटेंट, और जो ये ब्लू में दिखाई देता है हमें, तो आप ये देख रहे हैं, नहीं ब्लू में नहीं, ग्रीन में जो हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो ये वाला होता है हमारा पैडिंग, कितनी हमने दे रखी है वो हमारी पैडिंग दिखाता है। और फिर जो हमारी बॉर्डर होती है, ये बॉर्डर दिखा रही होती है हमारी, और मार्जिन आती है हमारी, जो मतलब हमें कंटेंट से मिल रही होती है, ठीक है? मार्जिन एक से दूसरे बॉक्स के बीच में जो हम मार्जिन दे रहे होते हैं, तो मार्जिन अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि जो तीनों बॉक्स हैं एक दूसरे से अलग हो जाएँ। अभी आप देख रहे हो कोलैप्स हो रहे हैं। कंट्रोल 20 पिक्सल देके अगर हम देखें तो आप देखते हैं यहाँ से क्या हो गया, इसे मार्जिन मिल गए। पहले इस बॉक्स के पास कोई मार्जिन नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ब्राउज़र्स मिल रही थी, ठीक है, मार्जिन। लेकिन अब इसके पास अपनी दी गई मार्जिन है, और आप देखते हैं, अगर हम इसको देखें, तो इसका एक कंटेंट का एरिया ये है, ये वाला, आप देख सकते हैं। इसकी पैडिंग है 10 पिक्सल और बॉर्डर है 2 पिक्सल की, और मार्जिन आप देख सकते हैं 20 पिक्सल की मार्जिन है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पैडिंग दिखाई देगी, पैडिंग कितना है? ये वाला हमारा कंटेंट वाला पार्ट है, जिसे 100 पिक्सल की विड्थ और हाइट मिल रही है। इस साथ ही पैडिंग चारों तरफ से 10 पिक्सल की मिल रही है, ठीक है? बॉर्डर चारों तरफ से 2 पिक्सल की मिल रही है, और मार्जिन आप देखते हैं चारों तरफ से 20 पिक्सल की मिल रही है, ठीक है? जिस वजह से ये दूसरे बॉक्स पे भी ये हो गया। सेम ही स्टाइलिंग हमारे सारे बॉक्स पे अप्लाई हो रही है। तो हमने सीख लिया है कि हर एक एलिमेंट एक बॉक्स होता है, उसके पास उसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बॉर्डर, हाइट वेट जो हमारी कंटेंट के लिए सेट हो रही थी, पैडिंग से हम कंटेंट को और बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हम पैडिंग की हेल्प से कर पाते हैं। और मार्जिन हमारे 2 बॉक्स के बीच में कितनी ये होनी चाहिए दूरी, ठीक है? कितना डिस्टेंस, वो हम मार्जिन की हेल्प से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है? तो चलिए पैडिंग के बारे में, हाइट वेट तो हमने देखा, हाइट वेट हमारे कंटेंट के लिए क्रिएट होती है। पैडिंग बॉर्डर जब भी हम दे रहे होते हैं तो हमारे पास होती है बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर ये आप अलग से दे सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। एक आती है आपके पास बॉर्डर विड्थ, ठीक है? आप चाहते हैं तो आप टॉप से अलग विड्थ रख सकते हैं, लेफ्ट से राइट आप अलग विड्थ रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप रखना चाहें। लेकिन पहले आती है हमारा बॉर्डर विड्थ, जो आप नीचे देख रहे हैं। बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल जहाँ पे हम बता रहे होते हैं कि हमें डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, डबल चाहिए, ग्रुप चाहिए, या कौन सी चाहिए, ठीक है? तो इस स्टाइल में भी हमारे पास वही होती है, सॉलिड, डबल, डैश, जो हमने इससे पहले देख चुके हैं। और फिर हमारे पास आती है बॉर्डर कलर। तो इन 3 से कंबाइन प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर, ठीक है? मतलब बॉर्डर जिसे हम कहते हैं सॉर्टेड, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2 पिक्सल की हमें विड्थ चाहिए। सॉलिड हमारी हमारे बॉर्डर की स्टाइलिंग चाहिए, और कलर कौन-सी चाहिए वो हम डिसाइड कर रहे थे। अगर हम रेड दें, तो हमारे पास यहाँ पे रेड इसमें आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है? पैडिंग हम इस तरीके से रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चारों साइड से पैडिंग देना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर हम चारों साइड से पैडिंग दें, पहले तो हम यहाँ पे आके इसके लिए इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, ताकि हम और अच्छे तरीके से देख पाएँ, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अभी चारों तरफ से इसे क्या मिल रही है, 10 पिक्सल की मिल रही है। अगर आप सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी लिख देंगे तो चारों तरफ से ये मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ से आपको अलग देनी है, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और 50 पिक्सल, ठीक है? तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज़ घूम रहा होता है। पहले हमारे टॉप से मिल रही होती है, फिर राइट से मिल रही होती है, फिर बॉटम से मिल रही होती है, फिर जाती है हमारी इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो ये वाली जो हमारी होगी 10 पिक्सल, अगर हम इसे यहाँ पे इस तरीके से लिखें,
यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी 10 पिक्सल होगी वो होगी हमारी टॉप से, मतलब टॉप से हमें कंटेंट से कितनी दूरी चाहिए, ठीक है। 20 पिक्सल हमारी राइट से मिल रही होगी, और जो 30 पिक्सल होगी वो हमारी बॉटम से मिल रही होगी, और 50 पिक्सल हमें मिल रही होगी लेफ्ट से, ठीक है। 50 पिक्सल हमें लेफ्ट से मिल रही होगी, जो कि मे बी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा इतना बॉक्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखें, तो इसमें 10 हमारी टॉप से मिल रही है, आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब अगर आप अपने बॉक्स में देखें यहाँ पे, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आपको 10 पिक्सल मिल रही है। अगर आप इसे जूम करके देखें, और यहाँ पे मैं जैसे हम अगर यहाँ से टाइप, तो इससे मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉप पे आपको 10 पिक्सल मिल रही है, यहाँ पे 20 पिक्सल, बॉटम में 30 और यहाँ पे 50, ठीक है। तो इस तरीके से मिल रही है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो बॉर्डर को भी अलग से स्टाइल दे सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था। मार्जिन में भी यही सेम होता है, लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं कि आप सिर्फ चाहते हैं कि टॉप बॉटम से, अगर आप चाहते हैं कि टॉप बॉटम से इस तरीके से, और साइड से 30 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब अगर हम इसे देखें, तो अगर आप चाहते हैं कि टॉप और बॉटम से आपको 20 पिक्सल मिले, और लेफ्ट राइट से आपको 30 पिक्सल मिले, तो आप इस तरीके से 2 प्रॉपर्टी दे सकते हैं, 20, 30 एंड इस तरह। अगर हम यहाँ पे 50 पिक्सल दें, तो आप 3 का भी कॉम्बो लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आपको मिल रही होती है पैडिंग, आप देखते हैं इस तरीके से, आपको मिल रही थी 20 टॉप से, जो आपने 30 दी थी वो दोनों से, लेफ्ट राइट से, और ये मिल रही है आपको बॉटम से। तो 20 मिल रही है आपको टॉप से, ठीक है, लेफ्ट राइट से आपको ये मिल रही होगी 30 पिक्सल, बॉटम में आपको ये मिल रही होगी। तो इसका क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है टॉप, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट राइट से आपको ये वाली मिल जाएगी, जो बीच वाली प्रॉपर्टी होगी, और ये वाली आपको मिल जाएगी बॉटम से, ठीक है। जब भी हम इस तरीके से दे रहे होंगे, ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। जब हम चारों के लिए दे रहे होंगे, जब हम एक की प्रॉपर्टी चाहते हैं कि चारों साइड से मतलब इक्वल हो, तो हम वहाँ पे सिर्फ एक लिख रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे 20 पिक्सल चारों तरफ से मिल जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि चारों तरफ से आपको अलग अलग देनी है, तो आपको वहाँ पे क्लोज वाइज लिखना होगा। मतलब चार प्रॉपर्टी आप अगर दे रहे हैं, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो ये क्लॉक वाइज घूम रहा होता है। जब भी हम तीन प्रॉपर्टीज दे रहे होंगे, उसका क्या होगा, टॉप, लेफ्ट राइट और बॉटम, ठीक है। जो बीच वाली होगी हमारी लेफ्ट राइट के लिए मिल रही होगी। जब आप दो दे रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से मिल रहा होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस, आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी होता है, अगर आप 20 पिक्सल दो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो हमारे मिलता है टॉप 20, तो ये मिल रहा होता है हमारा टॉप बॉटम से, ठीक है। टॉप बॉटम पहले वाले, और ये मिल जाएगी हमारी लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सेम सीक्वेंस यहाँ पे होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो बॉक्स के बारे में हमने समझ लिया, जहाँ पे हमने समझा हाइट, विड्थ, बॉर्डर किस तरीके से देनी है, पैडिंग और मार्जिन, ठीक है। जो इसके 5 मेन टॉपिक्स थे, वो हमने देख लिया, 5 मेन प्रॉपर्टीज जिसको हमने समझ लिया है। तो यहाँ पे आके हम इसे चलो से हम यहाँ पे, अब हम हाइट की बात करें, तो बाय डिफॉल्ट इट सेज द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। अब कंटेंट एरिया की हाइट आपको क्या सेलेक्ट करनी है, विड्थ हमारी बाय डिफॉल्ट सेज द कंटेंट एरिया, विड्थ कंटेंट की विड्थ आपको क्या सेट करनी है, यूज टू सर्टेन एलिमेंट्स बॉर्डर, तो बॉर्डर के लिए हम विड्थ दे रहे होते हैं, बॉर्डर स्टाइल आपको डॉटेड या डैश, फिर आपको कलर देना होता है। बॉर्डर शॉर्ट हैंड क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन एलिमेंट, हाँ, अगर आप बॉर्डर को राउंड करना चाहते हैं, ये चीज़ मैं भूल गया था। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी बॉर्डर को राउंड करना है थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर हम बॉर्डर को राउंड करना चाहें, तो यहाँ पे हम 20 पिक्सल जितना भी आप देना चाहें, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी हमारे बॉर्डर जो राउंड हो गई है, सॉरी, ये बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आपको देनी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारा ये जो एलिमेंट है, ये राउंड हो गया है यहाँ से, ठीक है। जैसे राउंडेड यहाँ से ये मिल रही है अब, ठीक है। कॉर्नर्स अगर आप राउंडेड चाहते हैं, अगर आप 50% दे देते हैं, तो हम आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी हाइट एंड विड्थ इक्वल होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एलिमेंट कंप्लीटली सर्कुलर हो जाए, तो उसके लिए आपकी हाइट एंड विड्थ ये होनी चाहिए। तो इसे मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, सिर्फ कंट्रोल जेड, मैं बॉर्डर रख रहा हूँ। तो आपको मिल जाएगा, आप देखते हैं इस तरीके से राउंडेड। अगर हम यहाँ से कंटेंट भी हटा दें, कंट्रोल डी डी, और इस तरीके से अगर मैं रखूँ, अब जाके अब देखूँ, तो अब जैसे हमारे पास इस तरीके से राउंडेड आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि बीच में कुछ गैप्स हो, ठीक है, ये तो हम मार्जिन दे सकते हैं 10 पिक्सल की, तो ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे। तो हमने देख लिया मेनली चीज़ें।
अगर आपको अपने बॉक्स को ये करना है, राउंडेड करना है, ठीक है, कंप्लीटली मतलब सर्कुलर बनाना है, तो आपको क्या स्क्वायर विड्थ एंड हाइट तो आपको इक्वल रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फिर हम उसे कर देनी है जो उसकी आएगी, मतलब बॉर्डर रेडियस हमें 50% कर देनी है, ठीक है, फिर वो कंप्लीटली राउंड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको चारों कॉर्नर को हल्का सा राउंड करना है, तो आपको 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल कितना करना है, आप देख के देख सकते हैं, ठीक है। हमने पैडिंग की बात कर ली है। पैडिंग का शॉर्ट हैंड टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा हमारा इस तरीके से। और अगर आप इस तरीके से दे रहे हैं पैडिंग की सही, तो ये चारों तरफ से हमारी हो जाएगी, ठीक है। मार्जिन के भी ये है, मार्जिन राइट, लेफ्ट, टॉप, ये कि आपको कितना देना है, राइट से कितना देना है, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम, तो ये चारों प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ देना चाहें तो आपके पास होती है शॉर्ट हैंड, जहाँ पे आप मार्जिन और फिर क्लॉकवाइज। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की, ठीक है। हमने इससे पहले जब हमने HTML पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था हमारे लिए डिस्प्ले क्या होता है, मतलब ब्लॉक एलिमेंट्स अलग होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एलिमेंट के बारे में। डिस्प्ले हम चेंज भी कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को अगर हम चाहें तो हम उसे डिस्प्ले इनलाइन भी दे सकते हैं, ब्लॉक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इनलाइन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इनलाइन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इनलाइन जब भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसी को दे रहे होते हैं, जो भी मतलब हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर अगर हम किसी को इनलाइन एलिमेंट्स बना रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, उन पे विड्थ एंड हाइट नहीं लगती है, पैडिंग नहीं लग रही होती है, मार्जिन भी नहीं मिल रही होती मे बी, और स्टाइलिंग भी अप्लाई नहीं होती है। तो इनलाइन पे आपको बहुत सी प्रॉब्लम मिलेगी, जो कि हम अभी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये डिप है, नहीं हाँ, एक डिप रखते हैं और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट रख रहा हूँ, लोरेम 30, कंट्रोल एस, डिप लोरेम 30, कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक तो हम रखने वाले हैं, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ स्पैन, स्पैन के अंदर मैं लिख रहा हूँ महेश, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस पेन हमने लिखा है और पैराग्राफ लिखा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। तो हम अभी के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा इस पेन एलिमेंट है उस पर कुछ चीज़ें हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो पहले तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर हमें दे देना है एक्वा। जाके अगर ब्राउज़र में देखें तो आप देखते हैं यहाँ पे ये हाइलाइट हो रहा है। वैसे चलो इसको हम एग्जांपल में नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। हम इसे कर रहे होंगे यहाँ से क्लियर। ये हमने यहाँ पे रखा है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कुछ हाइट विड्थ दे दें। हाइट 200 पिक्सल एंड विड्थ 200 पिक्सल। और अब अगर जाके हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट है इसको अगर हाइट विड्थ मिली होती तो इससे कंटेंट थोड़ा सा यहाँ से दूर हो जाता, ठीक है, इसके बीच में गैप आ जाता जो नहीं आया। तो अगर हम इसकी हाइट विड्थ देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर देखते हैं कि बॉर्डर से क्या हमें देखने को मिल रहा है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक अगर हम यहाँ पे कर दें और हम यहाँ पे आए तो आप देखते हैं कि इसे मिल रही है, इसे ये बॉर्डर मिल रही है, लेकिन कोई यहाँ पे आप देखते हैं कोई यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, बॉर्डर नहीं आ रही है, ठीक है, और हाइट विड्थ इसे नहीं मिल रही है। अब अगर हम इसे क्या दें, हम चाहते हैं कि इसे कुछ पैडिंग मिले, पैडिंग इसे मिल रही हो 20 पिक्सल के अराउंड। तो आप देखते हैं कि इसे पैडिंग तो मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा जो कंटेंट है वो ओवरराइड हो रहा है। अगर हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट है हमें विजिबल हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें मिल रही है लेफ्ट से, हमारी ये स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, लेफ्ट से हमें मिल रही है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो दूर हो रहा है। तो लेफ्ट से इसे मिल रही है, लेकिन टॉप बॉटम से नहीं मिल पा रही है इसे, ठीक है। पैडिंग से टॉप बॉटम से नहीं मिल पा रही है, सिर्फ हमारा बॉक्स का साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है, तो ये स्टाइलिंग नहीं मिल रही है इसे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं तो मार्जिन भी आप देख रहे होंगे लेफ्ट राइट से मिल रही होगी, लेकिन टॉप बॉटम से नहीं मिल रही होगी। तो लेफ्ट राइट से यहाँ पे मार्जिन आ रही है, लेकिन टॉप बॉटम से नहीं आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें भी तो एज इट इज कोई मार्जिन आ नहीं रही है। तो आप देखते हैं जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्जिन में जब भी हमारी पैडिंग में जो वहाँ पे टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है, बॉर्डर हमारी आ रही है।
लेकिन मार्जिन में आप देखते हैं कि लेफ्ट राइट से मिल रही है, टॉप बॉटम से हमें मार्जिन नहीं मिल रही है, ठीक है? क्योंकि आप देखते हैं लेफ्ट राइट से मिल रही है, टॉप बॉटम से नहीं मिल रही है। तो ये मतलब हमारे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं इनलाइन एलिमेंट के। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास होती है डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले अगर हम इसका चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्प्ले हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दें हैं, तो अब इसमें हमारा जो एलिमेंट है उसको कंप्लीटली सारी चीज़ें मिल रही है, जितनी भी हमने स्टाइलिंग दी थी। ब्लॉक करने के बाद जो सारी स्टाइलिंग मिल रही है। लेकिन अगर हमें कोई चाहिए कि जो एलिमेंट इनलाइन की तरह बिहेव करे, हम चाहते हैं कि इसके बाद ये कंटेंट शुरू होता, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं, हमारे पास होती है एक प्रॉपर्टी ब्लॉक इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक ये वाली जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इसको आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ अब हमारा जो कंटेंट डायरेक्टली शुरू हो रहा है, इतने के बाद से शुरू हो रहा है, ठीक है? इसमें सारी प्रॉपर्टी अभी अप्लाई हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है? तो हम यहाँ पे विड्थ हाइट कर रहे होंगे, विड्थ को हम दे रहे हैं अब 20 पिक्सल और हाइट को दे रहे हैं अब 20 पिक्सल, पैडिंग और ये 20 पिक्सल रख रहे होंगे, ठीक है? तो अब आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने 20 पिक्सल दिया, जो हमारा कंटेंट है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसे भी कर सकते थे, लेकिन तो कुछ इस तरीके से हम दे रहे होंगे, ठीक है? तो इनलाइन ब्लॉक का जब भी हम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारे जो इनलाइन है वो इनलाइन क्रिएट हो जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो इनलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इन पे जो मतलब इन पे क्या हो जाएगी, एक चीज़ अप्लाई हो जाएगी कि इन पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी, ठीक है? हमारे एलिमेंट्स इनलाइन बन जाएँगे, लेकिन इन पे स्टाइलिंग ब्लॉक की तरह अप्लाई होगी, ठीक है? स्टाइलिंग इन पे लग रही होगी। नहीं तो हमारे जितने भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं उन पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो पाती है, और इनकी हेल्प से हमारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास हेडिंग है, H1 है हेडिंग, कंट्रोल कंट्रोल एस, अगर हम इसे कंट्रोल सी और भी कर दें, ठीक है? कंट्रोल सी भी, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, H1 के लिए डिस्प्ले इनलाइन कर दें, सिर्फ इनलाइन, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारी दोनों एक लाइन में आप देखते हैं यहाँ पर, और ये हमारे अब इनलाइन हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो हमारी इनलाइन इनलाइन हो गए हैं, ठीक है? अब एक लाइन में दोनों आ रहे हैं, ठीक है? न्यू लाइन से शुरू नहीं हो रहे, तो इनलाइन ही हो गए हैं। वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्पैन एलिमेंट है, स्पैन, तो इसे भी हम ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आके क्या कर दें, स्पैन और डिस्प्ले डिस्प्ले इनका ब्लॉक कर देते हैं, तो ये ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आकर अगर देखें तो ये दोनों ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह पूरी विड्थ कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम इनके यूजेस कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारे जो ये हैं ये इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव करें, तो हम सिर्फ इनलाइन ब्लॉक, तो इस प्रॉपर्टी को हम मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे हर जगह, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इनलाइन ब्लॉक को हम यूज़ कर रहे होंगे, ना ही हम मतलब हम इनलाइन का मोस्टली यूज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे बहुत सी जगह हमारी स्टाइलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। तो हमने इनलाइन ब्लॉक इस तरीके से लिखना है, तो इन पे स्टाइलिंग ब्लॉक की अप्लाई, ब्लॉक एलिमेंट्स की अप्लाई होगी, और इनका जो डिस्प्ले होगा वो इनलाइन की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने देख ली है, चलिए आगे चलते हैं। तो इनलाइन क्या करता है, इनलाइन टेक्स ओनली द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, नो मार्जिन एंड पैडिंग, इसमें मार्जिन एंड पैडिंग नहीं लग रही होगी। ब्लॉक टेक्स फुल स्पेस अवेलेबल इन विड्थ, सिमिलर टू इनलाइन बट वी कैन सेट मार्जिन एंड पैडिंग। तो ये सिमिलर टू इनलाइन होता है, बट हम मार्जिन एंड पैडिंग सेट कर पा रहे होंगे। तो जब भी हम चाहते हैं कि कोई एलिमेंट इनलाइन की तरह बिहेव करे और ब्लॉक की तरह उस पे स्टाइलिंग सेट की जाए, तो हम उसे इनलाइन ब्लॉक रखेंगे। नन टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्लो, तो जब भी हम डिस्प्ले नन कर रहे होंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, तो हमारे डॉक्यूमेंट से कंप्लीटली हट जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें H1 के लिए डिस्प्ले नन कर देना है, तो हमारे इसमें दिखेगा ही नहीं, मतलब उससे हमारी इसमें कोई जगह नहीं मिल रहा है। अब हमारे इसमें हेडिंग रह ही नहीं गई है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब बात करते हैं विजिबिलिटी। अगर हम विजिबिलिटी किसी भी एलिमेंट की हिडन कर देते हैं, तो व्हेन विजिबिलिटी इज सेट टू नन, स्पेस फॉर द एलिमेंट इज रिजर्व्ड, तो हमारा जो एलिमेंट है उसके लिए स्पेस बच जाती है। बट फॉर द डिस्प्ले सेट टू नन, जब भी हम डिस्प्ले नन कर देते हैं, नो स्पेस इज रिजर्व्ड और ब्लॉक फॉर द एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के लिए कोई भी स्पेस वहाँ पे उसके ब्लॉक के लिए रह नहीं जाती है, मतलब ठीक है? कोई भी स्पेस उस एलिमेंट के लिए रह नहीं जाती है। तो विजिबिलिटी हम हिडन कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, उसके लिए स्पेस वहीं रहेगी, बस वो एलिमेंट गायब हो जाएगा स्क्रीन से। लेकिन अगर आप डिस्प्ले नन कर देते हो तो स्क्रीन ही से गायब हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए कोई स्पेस भी अवेलेबल नहीं रहती डॉक्यूमेंट में। तो इसे आपको ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पे इसके लिए क्या कर रहे हैं, विजिबिलिटी नन क्या हिडन कर रहे हैं, हिडन, तो ऐसे हमारे इनकी जो ये थी, मतलब जो इस जगह कवर कर रहे थे वो इनके लिए वही है, लेकिन हमारे एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, हमारा जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो मोस्टली चीज़ें हमने कवर अप कर ली है, ठीक है? अल्फ़ा चैनल हमने 8 जीबी की बात कर ली थी, ए क्या होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है। आप इसके डेसिमल में लिख सकते हैं, तो 8 जीबी हमने देख लिया था। तो अभी के लिए हम इसे बाद में देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए अभी के इससे सेव कर लेते हैं।